नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गया, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके, ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अप्रैल मंथ 2026 के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही सबसे बेस्ट करंट अफेयर आपको डिलीवर कर रहा है पिछले 7 वर्षों से करीब। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया है रैंक 1 नेहा पांचाल जी के द्वारा। 2024 यूपीपीएससी की रैंक 1 ने रिकॉग्नाइज किया कि प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान उन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को और उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर को फॉलो किया था। आप भी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपीपीएससी 2027 के प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के बैच चल रहे हैं। आप इन गिवन नंबर्स पर बात करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी इन बैचेस के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। आरओ के लिए भी चल रहा है, बीओ के लिए भी चल रहा है और एचईओ के लिए भी हमारा बैच रनिंग है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इन गिवन नंबर पर और कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन है आपका एग्रीमेंट का, समझौते। अब ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसी वजह से एग्रीमेंट सेक्शन बहुत लिमिटेड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स का ही हम लोग रखते हैं। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और रशिया के बीच। इंडिया और रशिया के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट ये इनेबल करेगा दोनों ही देशों को, भारत और रशिया को, कि एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा? लॉजिस्टिक्स में आ जाएगा मिलिट्री बेसिस, नेवल पोर्ट, एयरपोर्ट्स, इन सबको अनुमति दी गई है कि रशिया हमारे कुछ मिलिट्री बेसिस, नेवल पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स यूज़ कर सकता है किसी प्रोग्राम में या फिर कह सकते हैं किसी आकस्मिक समय में। बाकायदा एग्रीमेंट में सब शर्तें लिखी होती हैं और भारत रशिया के पोर्ट्स, नेवल पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स आदि को इस्तेमाल कर सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो ये एग्रीमेंट यहाँ पे 5 वर्ष के लिए किया गया है। इसको लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें ये भी एग्रीमेंट किया गया है कि यहाँ पर कुछ ट्रूप्स जो है रशिया तैनात कर सकता है, हम भी रशिया के इस कह सकते हैं पोर्ट्स वगैरह पर ट्रूप्स वगैरह तैनात कर सकते हैं, लड़ाकू विमान, युद्धपोत वगैरह खड़े कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट रशिया और भारत ने म्यूचुअली किया है। यूक्रेन और कतर ने डिफेंस एग्रीमेंट यहाँ पे किया है। तो इस समझौते का उद्देश्य मिसाइल और ड्रोन खतरों, विशेष रूप से ईरान का मुकाबला करने के लिए कतर और जो है यूक्रेन ने ये रक्षा समझौता किया है। ईरान यूएस का जब कन्फ्लिक्ट हुआ था तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ईरान ने जो है कह सकते हैं
थ्रेट पैदा किया था और भी देशों के लिए, अपने जो है अरब देशों के लिए, यूक्रेन आदि के लिए। तो ये यूक्रेन है। यूक्रेन ने यहाँ पर समझौता किया है कतर के साथ। कतर ये छोटा सा राष्ट्र है, आप देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे कतर है, पर्शियन गल्फ में छोटा सा राष्ट्र कतर है। और ईरान को काउंटर करने के लिए ये दोनों यहाँ पे एक हुए हैं, ये ईरान है। ठीक है, तो ये कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स देखते रहना चाहिए। हो सकता है इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन इनकी रिलेटिव पोजीशन पूछ सकते हैं। यूक्रेन से बहुत दूर है कतर, कतर की कैपिटल है दोहा। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। टो लैम वियतनाम के नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। ले मिन हंग ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं वियतनाम के। वियतनाम को अगर हम देखें तो वियतनाम यहाँ पर है, ये यहाँ पे वियतनाम है। ठीक है, और वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। मिन ऑन्ग ह्वाइंग ये म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। आपको पता है कि 2021 में कोविड के बाद जो है तख्ता पलट हुआ था। ऑन्ग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार को तख्ता पलट करके आर्मी ने वहाँ पे कूप कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो संसद द्वारा ये जो है लीडर चुने गए म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष मिन हांग होइंग फाइनली। ठीक है, रोमन रादेव ये बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बुल्गारिया कैपिटल क्या है? सोफिया। बुल्गारिया के बारे में अगर बात करें तो ये किसको फेस करता है? ब्लैक सी को। सम्राट चौधरी बिहार के नए चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए थे नीतीश कुमार जी के हटने के बाद, और जो है कह सकते हैं इनको बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने शपथ दिलाई थी। ये पॉलिटिकल इवेंट्स वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन बीपीएससी जैसे कुछ पूछ लेता है एग्जाम में। एईडीओ पेपर में ये सवाल पूछा था, बीपीएससी एईडीओ में ये प्रश्न आपसे पूछा था, एईडीओ जीएस पेपर में, कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी थी, तो इसका आंसर जो है 27 ईयर्स है। तो ऐसे कुछ चीज़ें बीपीएससी पूछना और वनडे एग्जाम्स जो है पूछना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेनका गुरुस्वामी ये चर्चा में थी। इंडिया फर्स्ट ओपनली क्वीर एमपी बनी थी, और जो है कह सकते हैं टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने इनको जो है राज्यसभा भेजा था। तो मेनका गुरुस्वामी ने शपथ ली थी 6 अप्रैल 2026 को, और कह सकते हैं इंडिया फर्स्ट ओपनली क्वीर एमपी थी। ये टीएमसी से हैं, ध्यान रखिएगा। आगे रिनी संपत वॉशिंगटन डीसी में मेयर पद के लिए चुनाव में खड़ी होने वाली पहली दक्षिण एशियाई साउथ एशियन उम्मीदवार बनी थी। रिनी संपत बेसिकली इंडिया तमिलनाडु में जन्मी थी, थेनी तमिलनाडु नामक जगह पर। तो जो है ये मेयर के पद पर चुनाव लड़ने वाली फर्स्ट साउथ एशियन ये बनी है। आगे अगर जीत जाती हैं तो और भी न्यूज़ बड़ी होगी ये, वरना ये तो जरूरी है ही। हरिवंश नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड से नए डिप्टी चेयरपर्सन, या फिर कह सकते हैं थर्ड टाइम ये अपॉइंट हुए हैं डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। थर्ड टाइम डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ये अपॉइंट हुए हैं 2026 से 32 टर्म के लिए, और लगातार 2018 से बने हुए हैं। फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर जिन्होंने डिप्टी चेयरपर्सन बनने का ये रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह थर्ड टाइम राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन बने हैं। डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा में सदस्यों द्वारा ही सिंपल मेजोरिटी से चुन लिए जाते हैं। निर्विरोध चुने गए थे, वरना आशा है कि कोई कैंडिडेट जो है इनके अगेंस्ट में खड़ा ही नहीं हुआ, तो इन्हीं को रीअपॉइंट कर लिया गया। निर्विरोध राज्यसभा में उपसभापति नियुक्त किया गया इनको। जॉन टर्नस एप्पल आईएनसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल, तो इसके सीईओ का नाम आगे पूछा जा सकता है। जॉन टर्नस ये किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं जो है टिम कुक की जगह पर। टिम कुक बने थे 2021 में। श्रीकांत वेल माकन्नी नैस्कॉम के अध्यक्ष बने। श्रीकांत वेल माकन्नी नैस्कॉम के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी, इनका अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस पर स्टार मार्क कर दिया हमने, क्योंकि ये नए वाइस चेयरपर्सन बने हैं नीति आयोग के। नए वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के बने हैं सुमन बैरी। सुपर एनुएट हो रहा है, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो सुमन बैरी की जगह पर ये आए हैं नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन। प्रेजेंट सीईओ कौन है नीति आयोग के? निधि छिब्बर, ये अपॉइंट हुई थी मार्च में। ठीक है, मार्च में। आगे साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है, इनका जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी की बात करें, 1993 में एक स्टैट्यूटरी निकाय, वैधानिक निकाय के तौर पर स्टैब्लिश हुआ था। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 2018 में 102 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। संविधान में संशोधन करके इसको जो है ये दिया गया था एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। डॉक्टर संजय तिवारी ये चेयरपर्सन बने हैं नेशनल डेंटल कमीशन के। नेशनल डेंटल कमीशन ये मार्च में सृजित हुआ था, जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ चेंजेस किए गए थे डेंटिस्ट के प्रोफेशन में। डेंटिस्ट एक्ट जो है वो हटा दिया गया था और नया एक्ट लाया गया था। इसमें नेशनल डेंटल कमीशन का प्रावधान किया गया था, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। डेंटिस्ट अब जो है अब रजिस्टर होंगे या फिर
किनकी गाइडलाइन फॉलो करेंगे? नेशनल डेंटल कमीशन की। संजय तिवारी इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। मेजर जनरल रोमन गॉफमैन ये मोसाद के नए प्रमुख बन गए हैं। मोसाद के चीफ जो है मेजर जनरल रोमन गॉफमैन। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही बने हैं धीरज सेठ। सूजन कॉयल ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ ये बनी है सूजन कॉयल। मैट ब्रिटन ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है, बीबीसी के। टिम डेवी का स्थान इन्होंने लिया था। सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध रेत कलाकार जो रेत की जो है ये बनाते हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह कई बार, इनको नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया सेंसस 2027 का। सेंसस 2027 का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुदर्शन पटनायक को। ये 16th जो है सेंसस होगा कंट्री का, और 8th जो है सेंसस आज़ादी के बाद होगा ये हमारा सेंसस 2027। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। कई सारे हैं। यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड्स में कई सारी कैटेगरीज हैं। इसमें आत्मकथा श्रेणी यानी ऑटोबायोग्राफी श्रेणी में अरुंधति रॉय की किताब को सम्मानित किया गया है। अरुंधति रॉय की आत्मकथा है मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति रॉय की यहाँ पर बुक है, इसको सम्मानित किया गया है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल के द्वारा। इसमें और भी है, जैसे हांगकांग में उपन्यास वी डू नॉट पार्ट के लिए जो है हांगकांग ने अपना जो है ये नॉवेल के लिए पुरस्कार जीता है। फिक्शन कैटेगरी में पत्रकार कैरन हाउ ने एम्पायर ऑफ द एआई ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स इन सैम ऑल्टमैन ओपन एआई, इसमें नॉन फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड जीता है। फ्रांसिस फ्रिड जेराल्ड ने सेंड्रोफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है इसमें। तो अरुंधति रॉय वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए। इनके ऑटोबायोग्राफी है मदर मैरी कम्स टू मी। बुक्स एंड ऑथर में हम लास्ट टाइम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको अवार्ड भी मिला है, तो ये और भी इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये एक्ट्रेस सयानी गुप्ता को मिला है हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा। फिल्म में काम करती हैं, स्टोरी राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में इनको सम्मानित किया गया है। WSIS अवार्ड 2026 में दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव को सम्मानित किया गया है। समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। भारत नेट के माध्यम से समृद्धि केंद्रों के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ई गवर्नेंस जैसी एकीकृत फिजिटल यानी फिजिकल और डिजिटल सेवाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। WWF मछली नेशनल अवार्ड ये मिला है WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से अनीता चौधरी को। अनीता चौधरी एक फॉरेस्ट गार्ड है, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में तैनात है, ठीक है। ये WWF मछली नेशनल अवार्ड है। उसके बाद WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का नेशनल अवार्ड मिला है एन अलीम यूसुफ को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। WWF इंडिया का ये अवार्ड बॉटनिस्ट एन अलीम यूसुफ को, ये केरला से हैं। इनको पुरस्कार मिला है इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए केरल में AI पावर्ड एक ऐप डेवलप करने के लिए। मतलब इस AI पावर्ड ऐप से केरल में कोई भी किसी पौधे की फोटो खींचकर बता सकता है कि ये नेटिव स्पीशीज है कि इन्वेसिव स्पीशी है। इन्वेसिव स्पीशी के बारे में बात करें तो दो पहचान ध्यान रखिएगा। इन्वेसिव स्पीशी इन्वायरमेंट में वो होती हैं जो गैर स्थानिक होती हैं। गैर स्थानिक आशय ये बाहर की होती हैं, दूसरे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं और इकोसिस्टम के लिए जो है हार्मफुल होती हैं, क्योंकि जो नेटिव स्पीसीज होती हैं इनको हार्म करती हैं, इकोसिस्टम में सही से फिट नहीं बैठ पाती। मतलब अपना तो ये रिप्रोडक्टिव हो रहती हैं, बढ़ती जाती तेजी से, लेकिन जो नेटिव स्पीसी है उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया US आर्मी वॉर कॉलेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड GEM अवार्ड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिटो की तरफ से मिला है गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इनको जो है ये सम्मानित किया गया जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड से। आगे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024-25 के लिए CS श्रीनिवास राव को मिला है। डॉक्टर CS श्रीनिवास राव जो है ये डायरेक्टर वाइस चांसलर है आईकार के। आईकार मतलब इंडियन जो है काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर वाइस चांसलर हैं। इनको मिला है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024-25 के लिए। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज विलियम डैलिम्पल को मिला है, जो हिस्टोरियन है। इनको इनकी किताब द गोल्डन रोड
हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड, इसके लिए मिला है। अभी किताब का नाम भी पूछ सकते हैं, द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड, इस किताब को मिला है विलियम डरलिम्पल को ये पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को, ये इंडियन एक्ट्रेस है, इनको मिला है, जो है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यूके वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। संगीत कला निधि पुरस्कार डॉक्टर जयंती कुमारेश को मिला है, कर्नाटिक म्यूजिशियन है, मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार। एबल पुरस्कार ये मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है, गेर्ड फॉल्टिंग्स को मिला है, जर्मन मैथमेटिशियन है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जर्ड फॉल्टिंग्स ये फर्स्ट जर्मन मैथमेटिशियन बने जिन्हें एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है। एकमात्र इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति जिन्हें अब तक एबल पुरस्कार मिला है वो है SR श्रीनिवास वर्धन, इन्हें 2007 में मिला था, उसके बाद से किसी भारतीय को एबल पुरस्कार नहीं मिला है, ध्यान रख सकते हैं। 35वां सरस्वती सम्मान आ चुका है, राम कुमार मुखोपाध्याय द्वारा लिखित बंगाली नॉवेल है हरा पार्वती कथा, इसको मिला है, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। सरस्वती सम्मान हरी पार्वती कथा राम कुमार मुखोपाध्याय द्वारा लिखित है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। 2024 का 34वां ये मिला था महा महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को, ठीक है। 35वां सरस्वती सम्मान मिला है बंगाली नॉवेल हरा पार्वती कथा, जिसको लिखा है राम कुमार मुखोपाध्याय ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाइटहुड सम्मान किंग चार्ल्स III के द्वारा ये दिया गया है N चंद्रशेखरन को, चेयरपर्सन ऑफ टाटा ग्रुप N चंद्रशेखरन, इन्हें मिला है नाइटहुड, ठीक है, जो मिला करता था नाइटहुड ब्रिटिश पीरियड में, मतलब जो नाइटहुड है ये इसे कहा जाता है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आगे KISS मानवतावादी पुरस्कार ये मिला है नीता अंबानी को। शॉर्ट लिस्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज की जो बनी थी, इसमें 4-5 ही 6 किताबें रह जाती हैं और अल्टीमेटली एक किताब को मिलता है, जून मंथ में आ जाएगा ये या मई लास्ट में इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो जरूरी होगा, लेकिन आजकल ये भी पूछ लेते हैं शॉर्ट लिस्ट में किसे चुना गया है। तो शॉर्ट लिस्ट में पद्मा विश्वनाथन जो कि इंडियन बर्न कैनेडियन अमेरिकन ऑथर और ट्रांसलेटर है, उनका नाम शॉर्ट लिस्ट में है। अब देखते हैं फाइनल लिस्ट में इनका नाम आता है कि नहीं आता है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जरूरी होता है। शॉर्ट लिस्ट में भी पूछ सकते हैं कि किसकी कह सकते हैं, इंडियन ऑथर की या फिर इंडियन ओरिजिन के ऑथर की बुक को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो पद्मा विश्वनाथन ब्राजीलियन ऑथर एना पौला मेया की नॉवेल ऑन अर्थ एज इट इज बीनीथ, इसके मतलब ट्रांसलेशन के लिए ये चुना गया है पद्मा विश्वनाथन को। नॉवेल लिखी है ब्राजीलियन ऑथर एना पोला माया ने, लेकिन इनकी जो नॉवेल है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का श्रेय जाता है किसको, पद्मा विश्वनाथन को। तो शॉर्ट लिस्ट में इनका नाम है, आगे देखते हैं फाइनल लिस्ट में आता है कि नहीं आता है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जब भी आएगा मई मंथ में या फिर जून मंथ में, वो हम बताएंगे। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा शीतल देवी को। शीतल देवी आर्मलेस आर्चर के नाम से भी जानी जाती हैं, ठीक है, शीतल देवी। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 ये रूपाली भूषण एक खगड़िया से चुनी गई थी, बिहार के लिए जरूरी है। मिस यूनिवर्स बिहार ये बिहार करंट अफेयर के लिहाज से जरूरी है, ओवरऑल नहीं याद रखना है सभी को। तो कुछ चीज़ें स्टेट स्पेसिफिक होती हैं, बिहार करंट अफेयर वाले जरूर देखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल वाले इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं। 61वां फेमिना मिस इंडिया, इसकी विनर रही थी साध्वी सतीश सेल। फेमिना मिस इंडिया 2026 विनर साध्वी सतीश सेल। ये फेमिना ये एक्चुअली जो मिस इंडिया पुरस्कार, इसको इस तरीके से लिखा जाता है प्रॉपरली, मिस इंडिया पुरस्कार यही है जो हर साल होता है, फेमिना मैगजीन के द्वारा जो कराया जाता है। विनर थी साध्वी सतीश सेल। ये कहाँ पे आयोजन हुआ था, भुवनेश्वर ओडिशा में। कनेक्टिंग द डॉट्स इस बार थीम थी। ये गोवा की पहली महिला है जो मिस इंडिया ये बनी है। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार 24 पत्रकारों को 19 श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। इसमें बेसिकली ये जर्नलिज्म के लिए अवार्ड होता है। जैसे एग्जाम में ये भी आ सकता है कि रामनाथ गोयन का पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में ये दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए। गोल्डमैन पुरस्कार इन्वायरमेंट कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। 6 महिला इन्वायरमेंट कार्यकर्ताओं को दिया गया है। ग्रीन नोबेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार इरोनो तानशी को मिला है। इरोरो तानशी ये नाइजीरिया से। उसके बाद मिला है बोरिम किम को साउथ कोरिया से, सारा फिंच को यूनाइटेड किंगडम से, और थियोनिला रोका मतोत पापुआ न्यू गिनी से। इन्हें मिला है एलेना आकाक हार्ली
यूएसए और मोरेल्स ब्लांको कोलंबिया से। इनका इंडिविजुअल योगदान भी दिया हुआ है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहेगा आपके लिए, और जब भारतीय को पुरस्कार मिलता है तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप खाली इनके देश, उनके नाम देख सकते हैं एग्जाम के लिए। विजडन क्रिकेटर एल्मनाक जो बनती है, इसमें विजडन लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर या मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से चुने गए। विजडन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दीप्ति शर्मा को इंडिया से। विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभिषेक शर्मा इंडिया, और बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस शुभमन गिल इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर में टाइड्स ऑफ टाइम इंडियाज हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, ये सुधा मूर्ति किताब है, सुधा मूर्ति। सब पर राम तपस्वी राजा, ये आशुतोष अग्निहोत्री ने किताब लिखी है, मणिपुर के राज्यपाल ने इसका विमोचन किया था। सब पर राम तपस्वी राजा। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, ये जनरल MM नरावणे की किताब है, फॉर्मर आर्मी चीफ ये हैं, आजकल ऑथर हैं। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, ये किताब है MM मनोज मुकुंद नरावणे की। डेट थीम में राजस्थान फाउंडेशन डे 30 मार्च को होता है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे 31 मार्च को। वर्ल्ड बैकअप डे 31 मार्च को। ठीक है, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को। भाषा के आधार पर जो है कह सकते हैं दर्जा इसको मिला था इन ब्रिटिश पीरियड। वैसे तो भाषा के आधार पर पहला डिवीजन आंध्र प्रदेश माना जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया में, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड यहाँ पर लिखना जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। ब्रिटिश पीरियड में भाषा के आधार पर इसका विभाजन किया गया था, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। आगे बढ़ते हैं। 92वां भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस 1 अप्रैल को। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अंधापन रोकथाम दिवस, ब्लाइंडनेस जो है प्रिवेंशन वीक, 1 से 7 जो है अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑटिज्म अवेयरनेस डे। खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को। 63वां नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस इस बार थीम थी। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस, ये 5 अप्रैल को जो है। 13वां विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट इन पीस 6 अप्रैल को। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को। और टुगेदर फॉर हेल्थ जो है स्टैंड विद साइंस इस बार थीम थी, वर्ल्ड हेल्थ डे। होम्योपैथी डे 10 जो है कह सकते हैं अप्रैल को मनाया जाता है। जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हॉनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया था। होम्योपैथी पद्धति के जनक इनको कहा जाता है। होम्योपैथी डे मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड पार्किंसंस डे ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को। जलियांवाला बाग की वर्षगांठ ये 13 अप्रैल को मनाई जाती है। शगास डिसीज डे 14 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को। और हिमाचल दिवस ये 15 अप्रैल को। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस इंटरनेशनल वेलनेस डे 15 अप्रैल को। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को। ठीक है, और वर्ल्ड वॉइस डे ये 16 अप्रैल को। सेव द एलिफेंट डे ये 16 अप्रैल को। सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को। वर्ल्ड एलिफेंट डे अलग होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, और सेव द एलिफेंट डे ये अलग है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर ये थीम थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। इस बार थीम थी इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स। वर्ल्ड लीवर डे ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर ये थीम थी। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। चाइनीज लैंग्वेज डे ये 20 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे ये 21 अप्रैल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में जो आईसीएस ऑफिसर्स के आईसीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स थे उनको संबोधित किया था। तब से ही सिविल सर्विसेज डे इस दिन मनाया जाता है। विकसित भारत इस बार थीम थे, विकसित भारत। आगे विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को। अर्थ डे 22 अप्रैल को। अर्थ डे 22 अप्रैल को। आर पावर आर प्लैनेट इस बार थीम थी।
अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को शेक्सपियर के जन्म मृत्यु के दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि एक ही डेट है ऐसा मानते हैं। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु हुई थी शेक्सपियर की, 23 अप्रैल। स्पेनिश लैंग्वेज डे, ये भी 23 अप्रैल को। आगे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। खोंगजोम दिवस, खोंगजोम ये रिवोल्ट हुआ था। ये योद्धाओं ने जो है मातृभूमि की रक्षा में अंग्रेज सेना से लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटिश सेना से 1891 में। तो खोंगजोम रिवोल्ट भी ध्यान रखिएगा, ये 1891 का है, ऐसे भी आ सकता है। खोंगजोम रिवोल्ट का टाइम पीरियड क्या है? 1891। आगे है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और पोषण पखवाड़ा 8 से 23 अप्रैल को बनाया गया था पोषण पखवाड़ा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को होता है। हमको पता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। संशोधन अधिनियम 23 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये संशोधन अधिनियम 1992 वाला, और पंचायती राज संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से मिला था। ठीक है, वाटरशेड मूवमेंट था जो है डिसेंट्रलाइजेशन का। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ये 24 अप्रैल को। टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को बनाया गया। इम्यूनाइजेशन वीक। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एंजाक दिवस, एंजाक दिवस ये मनाया गया था 25 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है। और वर्ल्ड वेटनरी डे 25 अप्रैल को होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को होता है। इंटरनेशनल शेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को। भूकंप पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अप्रैल को। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को। और जैज दिवस 30 अप्रैल को। कुछ डे हम इनमें से हटा भी देंगे, जो आपकी फाइनल पीडीएफ में आएगा वही सारे डेज आपको ध्यान रखने हैं। कई बार हमें लगता है कि पढ़ाते समय कि हाँ ये भी ठीक है, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में कुछ डेज हम हटा देंगे, तो जो पीडीएफ में रहेगा वही मानिएगा। आगे साइंस टेक पे आ जाते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट फैसिलिटी, इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने फॉर्मली इनॉग्रेट किया इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटिंग रेफरेंस फैसिलिटी। इंडिया जो है इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटिंग रेफरेंस फैसिलिटी, इसको कहेंगे प्रॉपरली अगर बोले तो। लेकिन हमारे वनडे एग्जाम में उड़ता उड़ता सवाल पूछते हैं। वो क्या पूछेंगे कि भारत का पहला इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पे लगाया जाएगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा एसआरएम यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वर्ल्ड क्वांटम डे 14 अप्रैल के दिन इन्होंने इसको इनॉग्रेट कर दिया था। एसआरएम यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटिंग रेफरेंस फैसिलिटी। अमरावती क्वांटम वैली जो बन रही है उसी का एक भाग है नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में एक द्विलिंगी केकड़े की खोज की गई थी। मतलब जो लोग भी जूलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये काफी एक अनूठी खोज थी, जिसमें ऐसा केकड़ा खोजा गया जिसमें गाइनो एंड्रोमॉर्फी देखी गई, यानी कि आधे नर और आधे मादा जैसा वो केकड़ा दिख रहा है। तो शारीरिक रूप से 2 लिंगों में विभाजित है, हालांकि उसके दोनों लिंग फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही सेक्सुअल फीचर मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स और गोनाड्स इस केकड़े में मौजूद है। साइलेंट वैली से ये पाया गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पे? केरल में पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स में, आपको पता है। मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये साइलेंट वैली में केकड़ा खोजा गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन चलित ट्रेन का दोलन परीक्षण पूरा किया गया है, ऑस्किलेशन टेस्ट। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन पावर ट्रेन, इसने अपना ऑस्किलेशन टेस्ट पूरा किया है जींद सोनीपत रूट पर हरियाणा में। ठीक है, 10 कोच वाली ये अभी विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। अभी इसका कैपेसिटी है 1200 HP की और 105 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। इसका ट्रायल जो है किसने किया था? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने। और भारत जब ये फैसिलिटी शुरू कर लेगा तो जो है कह सकते हैं हाइड्रोजन पावर ट्रेन भारत चलाने लगेगा, तो ऐसे देशों में शामिल हो जाएगा जैसे जर्मनी, स्वीडन, जापान और चाइना, जिनके पास हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन की सुविधा अवेलेबल हो गई है। भारत जो है जामुन या सिजीजियम का उद्गम स्थल और प्रारंभिक विविधीकरण केंद्र हुआ करता था, ये खोज की गई। एक्चुअली कुछ फॉसिल खोजे गए हैं। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि कुछ ऐसे फॉसिल खोजे गए हैं जिससे हमें ये परिणाम मिला है कि जामुन की खोज भारत में हुई थी। अभी तक हम क्या मानते हैं कि सिजगम या फिर जामुन जो है ये भारत का नहीं है था। मतलब इसकी उत्पत्ति जो है 51 मिलियन वर्ष पहले या तो ऑस्ट्रेलिया में हुई होगी या दक्षिण पूर्व एशिया में हुई होगी। अभी तक हम ऐसा मान के चल रहे थे, लेकिन अब हम ऐसा मान सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है भारत में कहीं पर गोंडवाना डिपॉजिट्स में हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कसौली फॉर्मेशन में
जीवाश्मों की खोज की गई तो इसमें पता चला है कि 20 मिलियन वर्ष पहले से ये मायोसीन काल से ये फॉसिल संरक्षित था और इसमें जामुन के अवशेष मिले हैं। तो जामुन की उत्पत्ति भारत की है ऐसा अब हम मान सकते हैं। अभी तक हम ये मानते थे कि ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन है जामुन का। मेटा का नया एआई मॉडल म्यूज पार्क। एआई मॉडल किसका कौन सा है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो जो एआई मॉडल ये मेटा का है, इसका नाम है म्यूज पार्क। जैसे गूगल वालों का कौन सा है, इमेज जनरेशन वाला मॉडल, उसको नैनो बनाना बोलते हैं। नैनो बनाना ये गूगल वालों का है। जेमिनाई ये गूगल वालों का है। तो ये सब पूछ सकते हैं, मैचिंग में आ सकता है। अब एआई का जमाना है तो हम लोग एआई तो सीखें ही, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी टैकल करना आना चाहिए एआई से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरल एआई। अब सरल एआई क्या है भाई? तो जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने बनाया है सरल एआई, ये एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये काम क्या करेगा कि जो रिसर्च वर्क है, कई बार जो रिसर्च वर्क होता है बहुत कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा रहता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये क्या करेगा सरल एआई, एआई संबंधित जो भी रिसर्च है उसको सोशल मीडिया लैंग्वेज में हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा, जिससे लोग उसको पढ़ सके। लोगों को ईजी को चाहिए, लोगों को रील जैसा सब कुछ चाहिए, तो वैसा ही कर देगा कि जो भी रिसर्च पेपर है या फिर रिसर्च आर्टिकल है उसको पढ़ने योग्य सोशल मीडिया सामग्री में परिवर्तित कर देगा। मतलब एक पोस्ट के माध्यम से आप समझ जाएंगे। आगे, गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है। ठीक है, अब गगनयान संबंधित जब तक ये मिशन लॉन्च नहीं हो जाता तब तक ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी रहेंगी। चिनूक हेलीकॉप्टर से जो है इसको जो है ड्रॉप किया गया था। इसरो ने 5.7 टन का क्रू मॉडल जो है चिनूक हेलीकॉप्टर से गिराया था पैराशूट टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और इसमें 10 पैराशूट का यूज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किया गया है। इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा रॉकेट इंजन बोल रहे हैं, जिसे एक ही 3D प्रिंटेड पीस से बनाया गया है। इग्नाइट इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजाति का नाम जुबिन गर्ग गायक जो है उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, असम के सिंगर जुबिन गर्ग के नाम पर एक न्यू बटरफ्लाई स्पीसी का नाम यहाँ पर रखा गया है। इसका नाम रखा गया है यूथालिया जुबिन गार्गी। इसको लिपार्डा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश से खोजा गया था। साइंटिस्ट ने जुबिन गर्ग को ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम जुबिन गर्ग के नाम पर रख दिया है। आगे, नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन जो है जो कह सकते हैं, नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का फर्स्ट मैन्ड मिशन ये भेजा गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा से। और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट सवार हैं, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। ये जो है ट्रैवल करेंगे काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक। ठीक है, अपोलो 13 मिशन 1970 जो इनका था नासा वालों का, ये अब तक सबसे दूर वाला मिशन था। लेकिन अब ये मिशन जो है उससे भी दूर वाला मिशन रहेगा। सबसे ज़्यादा डिस्टेंट मिशन ये नासा का रहेगा, आर्टेमिस सेकंड। आर्टेमिस सेकंड, आर्टेमिस फर्स्ट जब हुआ था तब काफ़ी पूछा गया था आर्टेमिस सेकंड के बारे में। कम से कम ये जो यात्री हैं इनके नाम एक बार देख लीजिएगा। 4 यात्री यहाँ पे इन लोगों ने भेजे हैं सबसे लंबी दूरी तय करने के लिए। भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी स्टेटस प्राप्त कर लिया है। 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी यानी कि नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत की प्राप्ति कर ली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब एक ऐसा, आप बहुत आसान भाषा में समझिए कि यह ऐसा स्टेज है जिसमें कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, एक सतत और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला आरंभ होना शुरू हो जाती है, इसको क्रिटिकलिटी बोलते हैं। ठीक है, और विद्युत उत्पादन की दिशा में पहला आवश्यक कदम होता है। मतलब न्यूक्लियर से हम लोग बिजली बना सकते हैं, उसमें पहला एक इम्पोर्टेंट स्टेप जो है ये इंडिया ने अचीव कर लिया है। कहाँ पे अचीव किया ये आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे किया गया ये तो मतलब क्लासिफाइड है, ये तो भारत ने नहीं बताया है कहाँ पे किया है, लेकिन इसको ऑपरेट किसने किया है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL ने किया है। ठीक है, NPCIL ने इसको ऑपरेट किया है। अभी एक वनडे एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ये न्यूक्लियर वाली चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियर पावर को भारत में रेगुलेट करने वाला निकाय है ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और क्रिटिकलिटी अचीव करने के बाद अगर भारत आगे बढ़ता है, अपने इस कदम में सफल होता है, तो भारत रशिया के बाद सेकंड कंट्री बन जाएगा जो कि कॉमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेट करने वाला राष्ट्र बन जाएगा रशिया के बाद। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। काकाडू एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग करते हैं काकाडू एक्सरसाइज। ठीक है,
ये बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास होता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इसको ऑर्गेनाइज करती है, इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज द्वीप शक्ति। द्वीप शक्ति अंडमान निकोबार में हुआ था। इसमें भारतीय नौसेना, जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, द्वीप शक्ति। ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन फोर्थ, ये अनशास रीजन में हुआ था, इजिप्ट में। तो साइक्लोन एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ करते हैं? इजिप्ट के साथ, इजिप्ट के साथ। आज मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक, ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। भारत उज्बेकिस्तान करते हैं दस्तलिक, दस्तलिक। अब मिसलेनियस में देश की पहली हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली ड्रोन परियोजना वायु बाण को लॉन्च किया गया था। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्सेस ने जो लॉन्च किया था इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट वायु बाण। वायु बाण एक इंडिजिनस एयर एंट्री इम्पैक्ट प्रोग्राम है। ठीक है, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद अनमैन्ड एरियल सिस्टम विद रोटर विंग्ड प्लेटफॉर्म। मतलब कहने का मतलब हेलीकॉप्टर से ड्रोन छोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है, इसको वायु बाण कहा जा रहा है। तो ड्रोन की रेंज 50 किलोमीटर से अधिक और उड़ान भरने के लिए 30 मिनट की इनकी क्षमता होगी। और ये कामिकाज़े ड्रोन के रूप में कार्य करता है, यानी गोला बारूद लेकर के उड़ सकता है। वायु बाण इसका नाम है। आगे है पहला ब्लू वाटर नौकायान अभियान समुद्र साहस। समुद्र साहस ये ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपीडिशन, ये मुंबई से लॉन्च किया गया था, मुंबई से। और ये अपने ही नॉटिकल मील्स में समुद्री यात्रा यहाँ पे बोट के माध्यम से की जाएगी। मुंबई से विजयदुर्ग, गोवा तक, और फिर मुंबई तक ये यात्रा वापसी होगी कोंकण तट पे। ठीक है, भारतीय सेना के तटरक्षक बल द्वारा इसको किया जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। चौथी पनडुब्बी रोधी उथले पानी की नौका अग्रे, ये नौसेना में शामिल हो गई है। एंटी सबमरीन शैलो वाटर बोट अग्रे जो है इंडियन नेवी में इंटेक्ट कर दी गई है। एंटी सबमरीन शैलो वाटर बोट अग्रे इसका नाम है, अग्रे। चौथा और अंतिम सर्वेक्षण पोत सर्वे वीजल जो है संशोधक, ये नौसेना में शामिल कर लिया गया है। संशोधक, ये सर्वे वीजल है, संशोधक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसको अरवल किरी करवट भी कहा जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है एक्टिवेट कर दी गई है। सुल्तानपुर में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का ये ट्रायल किया गया था। मतलब कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर में इंडियन एयर फोर्सेज जो है अपने एयरक्राफ्ट उतार सकती है। कौन कौन से एयरक्राफ्ट उतार सकती है? जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, C-295, AN-32, ये सब हेलीकॉप्टर जो है ये इमरजेंसी लैंडिंग ये कराए जा सकते हैं किसी भी युद्ध वगैरह की स्थिति में या फिर आपात स्थिति में। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इंडियन फोर्सेस ये उतार सकती है अपने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। भारतीय सेना द्वारा 2000 प्रहार लाइट मशीन गन का पहला बैच सौंप दिया गया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ग्वालियर में अपनी अत्याधुनिक निर्माण फैसिलिटी में मेक इन इंडिया के तहत बनाया है इसको। ये है प्रहार। प्रहार क्या है? लाइट मशीन गन, लाइट मशीन गन इंडियन आर्मी को मिलेगी। इसकी रेंज जो है 1000 मीटर है। आगे है मिशन मित्र, मिशन मित्रा, ये लेह लद्दाख में मिशन मित्रा। इसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किया था। इसमें प्रतिभागियों को ऐसे वातावरण में रखा जाएगा जहां कम हवा, ठंड और एकांत की स्थिति है जो वास्तविक अंतरिक्ष उड़ान के अनुभव को प्रतिबिंबित करती है। ये सिमुलेशन कई बार किया जाता है क्योंकि हम बार बार तो अंतरिक्ष में नहीं जा सकते हैं। अमेरिका की तरह हमारे पास अंधा पैसा नहीं है कि जब देखो वो अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहीं पर ऐसा इन्वायरमेंट सिमुलेट कर सकते हैं। मिशन मित्रा इसको कहा गया है। इसमें पार्टिसिपेंट को एक्सपोज किया जाता है ऐसे एनवायरनमेंट से जो स्पेस जैसा अनुभव वो प्राप्त कर सकते हैं। मिमिक द एक्सपीरियंस ऑफ रियल स्पेस फ्लाइट। ज़्यादातर ये मिमिक कहाँ पे किया जाता है? लेह लद्दाख में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्सीजन कम है और वहाँ पर स्पेस जैसी स्थितियाँ मिमिक की जा सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं। मित्रा का मतलब है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। अभियान हिम सेतु, हिम सेतु अभियान नॉर्थ सिक्किम में किया गया था। लाचेन और चुंगथांग में जो भूस्खलन हुआ था उसमें एक पुल ढह गया था, तो कई सारे पर्यटक और स्थानीय लोग फंसे हुए थे। उनको सुरक्षा के साथ मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। मानवीय सहायता मिशन ये था, मतलब पर्यटकों को बचाया गया था कुल मिलाकर आपात स्थिति में नॉर्थ सिक्किम में। इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर ने किया था इसको। HADR मिशन था हिम सेतु। इसमें 1400 टूरिस्ट और लोकल्स को बचाया गया था जो कि जो कह सकते हैं लैंडस्लाइड में फंस गए थे नॉर्थ सिक्किम में। ऑबिचुरी सेक्शन पे आ जाएंगे तो विजय पथ सिंघानिया, ये रेमंड ग्रुप के चेयरपर्सन इन्हें रहे, विजय पथ सिंघानिया। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूर्यनाम की पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष ये नहीं रही। इसके बाद आशा भोसले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी है और ये एग्जाम में आने लायक है। तो आशा भोसले का जन्म हुआ था 1933 में।
तो इनका निधन हुआ 92 वर्ष की आयु में। इनके पुरस्कारों की अगर बात करें तो वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला, 2008 में पद्म विभूषण मिला, 1997 में लिगेसी के लिए और 2005 में यू हैव स्टोलन माय हार्ट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका ये बन गई थी उस समय। पास हुआ है नहीं, प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत 1943 में इन्होंने कर दी 10 वर्ष की आयु में। माझा बार्ड एक मराठी फिल्म थी, उसमें 20 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में करीब 12,000 गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। और पहली इनकी हिंदी भाषा का गीत जो है माना जाता है सावन आया, पहली हिंदी मतलब हिंदी फिल्म में पहला गाना इन्होंने सावन आया पहला हिंदी गाना गाया था 1948 में चुनरिया फिल्म में, मतलब आप कीजिए चुनरिया फिल्म के लिए सावन आया हिंदी गीत इन्होंने गाया था। 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला है, 1982 में उमराव जान में गाने के लिए और 1987 में इजाजत के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं क्या ही बताऊं, मतलब इससे लगभग क्वेश्चन आना ही आना है आगे वाले एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। रघु रॉय ये फोटोग्राफर थे, लेजेंडरी वर्ल्ड नोन इंडियन फोटोग्राफर। ठीक है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला था यूएस में 1992 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में, और इनको पद्मश्री मिला था 1972 में। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में आरोग्य वन इनिशिएटिव, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तो इसमें वही करने वाले हैं कि राजमार्गों के किनारे जो खाली पड़ी जमीन है, हाईवेज के किनारे जो खाली जमीन पड़ी है, उसमें नीम, आंवला, जामुन, नींबू गूलर और मौलश्री जैसे औषधीय वृक्ष इसमें लगाए जाएंगे। मेडिसिनल ट्रीज यहाँ पे लगाए जाएंगे, नीम, आंवला, जामुन, लेमन, गूलर और मौलश्री के मेडिसिनल ट्रीज यहाँ पर लगाए जाएंगे। शुरुआत में मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर इन सबको कवर किया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर के आसपास। 36 तरीके की स्पीसीज को इसमें सिलेक्ट किया गया है मेडिसिनल प्लांट्स की। आगे बढ़ते हैं, राज्य की योजना इनिशिएटिव में सेफ मोबिलिटी इनिशिएटिव, ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। तो इसमें एसएचजी की महिला सदस्यों के लिए रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना है और सेफ मोबिलिटी मतलब कह सकते हैं वुमेन एसएचजी महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को ई रिक्शा ड्राइवर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो शहरों में ई रिक्शा चलाएं। 2 फायदा, महिलाओं की आत्म सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार मिला ई रिक्शा चलाने से, और जो लड़कियां, बालिकाएं, महिलाएं जो ट्रैवल करती हैं उत्तर प्रदेश में, उनको जो है सेफ व्हीकल मिला या फिर कह सकते हैं सेफ मोबिलिटी के अवसर मिले। तो वुमेन ई रिक्शा ड्राइवर्स की एक पूरी जो है कह सकते हैं आर्मी जैसे तैयार करेंगे। कई सारी वुमेन ई रिक्शा ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइसेंस बनाने में हेल्प की जाएगी। और तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो गर्ल्स का है, वुमेन का, जो स्कूल जाती हैं, वर्क प्लेसेस तक जाती हैं और जगह पर जाती हैं, तो उनको सेफ मोबिलिटी मिल सकेगी। शुरुआत में इसको लॉन्च किया जाएगा कहाँ पे? अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में, कौशाम्बी में और झांसी में। ठीक है, और बाकी बाद में इसको बड़े बड़े शहरों तक, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, लखीमपुर, भदोही, देवरिया, सीतापुर तक ले जाया जाएगा। मिशन शक्ति इनिशिएटिव जो है उसमें भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है महिलाओं को ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग देना। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। तो 403 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना, 403 करोड़ रुपए क्यों है? क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 स्मारक यहाँ पर अम्बेडकर या फिर और भी जो दलित पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने वाले लोग रहे हैं, उनके स्मारक मूर्तियों के तौर पर लगाए जाएंगे। तो इसमें बेसिकली डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के स्मारक या मूर्तियां, संत रविदास, कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि या फिर अन्य समाज सुधारकों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम 10 मूर्ति लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो हर कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र को मिला 1 करोड़ रुपए, और उससे 10-10 मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 मूर्तियां यहाँ पे लगाई जाएंगी। यह है बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना। ठीक है, क्या ही कहा जाए। नवयुग पालिका योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। ये थोड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रतीत हो रही है, क्योंकि 58 जिला मुख्यालयों में स्थित शहरी स्थानीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। अब इसमें 58 क्यों रखा गया? 58 इसीलिए रखा गया है जिससे जहां पर भी नगर निगम है उनको हटा दिया गया है, बाकी यहाँ पर यूएलबीज को चुना गया है, जिससे जिन यूएलबीज में, अर्बन लोकल बॉडीज में नगर निगम नहीं है, खासकर जिला मुख्यालयों में स्थित नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जिससे उनका जो है अच्छे से विकास किया जा सके। इस योजना में 55 नगर पालिका परिषदें, 3 नगर पंचायतें और दादरी नगर पालिका परिषद, गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया। मतलब ऐसे कुल मिलाकर यूएलबी जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनको डेवलपमेंट स्पेशली किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निजी व्यापार पार्क विकास योजना, ये 23 मार्च को अप्रूव किया गया था।
ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर निजी डेवलपर्स को 45 वर्षों की अवधि के लिए यहाँ पर जो कह सकते हैं प्राइवेट बिजनेस पार्क है उनके प्रमोशन के लिए लाइसेंस दिया जाएगा एक तरीके से। तो विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले ट्रेड पार्क यहाँ पे विकसित किए जाएंगे निजी लोगों के द्वारा, और उसको रेगुलेट सरकार करेगी। आगे बढ़ते हैं। गौधाम योजना ये है लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की। इसका उद्देश्य है गोवंश की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाना, आवारा पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये गौधाम योजना है, ये छत्तीसगढ़ की योजना है। आगे बढ़ते हैं। मेरी गांव मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान, ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है, मेरा गांव स्वस्थ गांव। तो जो है बेहतर प्रदर्शन करने वाले गांवों को स्वास्थ्य संपन्न गांव के रूप में सम्मानित किया जाएगा कुल मिलाकर के। आगे इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना, ये तेलंगाना सरकार की योजना है। तो वैसे भी स्वास्थ्य की बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत है, लेकिन कई सारे स्टेट्स खासकर जो मतलब कह सकते हैं नॉन बीजेपी वाले स्टेट हैं, वो अपनी योजना चलाते हैं यहाँ पर। तो फैमिली बेनिफिट देंगे 5 लाख तक का इंश्योरेंस, द प्रीमियम विल बी बर्न इंटायरली बाय स्टेट गवर्नमेंट। वही आयुष्मान भारत जैसा ही है, फैमिलीज को एक बीमा कवर देना चाहते हैं यहाँ पर बीमारियों के लिए, जैसे आयुष्मान भारत मिलता है। तो इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना है, तेलंगाना सरकार की योजना है। तो वहाँ के परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति साल का बीमा कवरेज मिला है। एकदम सिमिलर प्रोविजंस है जैसे कि आयुष्मान भारत में। आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर आ जाएंगे। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ये शीयू की चीन की विजेता थी। आयुष शेट्टी भारत से विजेता थे, और दिनेश खन्ना 1965 के बाद एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय सिंगल मेंस प्लेयर बने थे। इस वजह से जरूरी है, भले ये जीत नहीं पाए लेकिन फाइनल तक पहुंचने का रिकॉर्ड इनके नाम आ गया। आयुष शेट्टी इंडिया। महिला एकल में आन से यंग यहाँ पर विजेता रही थी। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में रवांडा की फैनी उतागोशी मानिंदे ने सबसे कम उम्र में जो है शतक लगाया T20 में। ठीक है, महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में 15 वर्ष 223 दिन की थी उस समय, इन्होंने शतक लगाया है। ये रवांडा की प्लेयर है, रवांडा देश की प्लेयर। इन्होंने किसके खिलाफ शतक लगाया है? नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया के खिलाफ इन्होंने ये सेंचुरी लगाई थी T20 इंटरनेशनल में। नाइजीरिया ने एक्चुअली नाइजीरिया इनविटेशन महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ था, घाना की टीम के खिलाफ इन्होंने लगाया था ये अपना जो है शतक, ये ध्यान रख सकते हैं। अब ये इतना लेसर नोन फैक्ट है, यही सब चीज़ें कई बार CDS में पूछ लिया जाता है, जहाँ पर भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर आता है उसमें लेसर नोन चीज़ें आपसे पूछते हैं। फुटबॉल के बारे में बात करें तो ओमेगा बॉल IIT मद्रास ने एक नया खेल शुरू किया है, ओमेगा बॉल। इसमें मल्टी टीम ये स्पोर्ट है, इसमें 3 टीम खेल सकती हैं, और ये फुटबॉल जैसा, फुटबॉल में 2 टीम खेलती हैं। तो फुटबॉल का एक ऐसा संस्करण इन्होंने लगाया जिसमें 3 खंड होते हैं, 3 गोल पोस्ट होते हैं, और प्रत्येक टीम एक साथ 2 गोलों पर हमला कर सकती है। तो 3 टीमें एक साथ इसमें खेल सकती हैं। तो फुटबॉल को ओमेगा बॉल के रूप में खेल बनाया है IIT मद्रास ने। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। आगे है 45वां NN मैराथन। NN मैराथन ये नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। इसमें हमारे प्लेयर हवलदार सरन बरवाल, इन्होंने एक फुल मैराथन जो 42.195 किलोमीटर का होता है, फुल मैराथन जिसको बोलते हैं, इसको इन्होंने पूरा किया था 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में, और 48 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है। ये कह सकते हैं हवलदार सावन बरवाल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि 48 साल पुराना रिकॉर्ड है किसका? शिवनाथ सिंह का। शिवनाथ सिंह ने रिकॉर्ड 1978 में बनाया था, इस रिकॉर्ड को 48 साल बाद तोड़ दिया है हवलदार सावन बरवाल ने, ये फुल मैराथन को सबसे कम समय में पूरा करने पर। आगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में बात करें। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में आयोजित किया गया था। ये पहला संस्करण था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इसका जो मैस्कॉट था वो था मोरवीर। और इसमें पदक तालिका में शीर्ष 2 राज्य, कर्नाटक यहाँ पे टॉप पर था, ओडिशा सेकंड पर, छत्तीसगढ़ 9th पर था, होस्ट स्टेट बिहार 19th पर, राजस्थान 22वें पर। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना में फर्स्ट इंडियन टू विन एन MMA फाइट इन अर्जेंटीना, संग्राम सिंह ने ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में MMA फाइट में फ्रांस के फाइटर को हराया था, और MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय संग्राम सिंह ये बने थे। फर्स्ट विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज, फर्स्ट वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज ये हुई थी, और इसमें भारतीय तीरंदाज पायल नाग ने शीतल देवी के
शीतल देवी को हरा करके ये पदक जीता था, स्वर्ण पदक। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली पहली क्वाड्रुपल एम्पूटी, चारों अंगों से सक्षम तीरंदाज ये बनी थी। मतलब जिनके दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, क्वाड्रुपल एम्पूटी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता, ये पहली बन गई है पायल नाग। ये बहुत जरूरी है। पायल नाग ने शीतल देवी को हराया और फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्पूटी बन गई हैं आर्चर जिन्होंने इंटरनेशनल टाइटल जीता है। अब आ जाते हैं समिट कॉन्फ्रेंसेस थीम सेक्शन पर। गौटेक ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। गौटेक महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया गया था। गौटेक गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक युवा विरासत और सतत विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश में हुआ था। बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। आगे विकसित भारत युवा संसद, इसका आयोजन हुआ था गंगटोक सिक्किम में। यूपी इंटरनेशनल फिल्म कनक्लेव ये लखनऊ में हुआ था फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, और यूपी टूरिज्म और फिल्म बंधु के सहयोग से यूपी इंटरनेशनल फिल्म कनक्लेव का आयोजन किया गया था गोमती नगर में संगीत नाटक अकादमी में। 11 राज्यों की 150 फिल्में इसमें दिखाई गई थी। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ये अबे डेस वॉक्स डी सरने फ्रांस में हुई थी। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ये हुई थी फ्रांस में, फ्रांस। इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर गए थे। अर्थ आवर की बारे में बात करें तो पूरे विश्व में अर्थ आवर जो है ये मनाया गया था। अर्थ आवर में क्या होता है कि लाइट आपको बंद करनी होती है 8:30 से 9:30 बजे तक आपको लाइट बंद करनी थी 28 मार्च को। पता नहीं किन लोगों ने की है, लेकिन ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO ये याओंडे कैमरून में हुआ था। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये याओंडे कैमरून में हुआ था। इसको जो है चेयर किसने किया था? श्री ल्यूक मैग्लॉयर बारगा एंटांगंगा, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड ऑफ कैमरून के द्वारा। भारत की तरफ से गए थे हमारे व्यापार मंत्री पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक हुई थी। ये COP15 मीटिंग ऑफ COP15 टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये ब्राजील में हुई थी, कैंपो ग्रैंड ब्राजील में। ये माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पर ये COP15 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15, ये ब्राजील में हुआ था। आगे संघाई सहयोग संगठन मामलों पर भारत चीन की पहली द्विपक्षीय परामर्श बैठक की हुई थी न्यू दिल्ली में। ये जरूरी है क्योंकि इंडिया चाइना के कभी बायलैटरल कंसल्टेशन जल्दी नहीं होते, लेकिन SCO के पार्ट है इंडिया और चाइना दोनों, तो बायलैटरल कंसल्टेशन ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, हालांकि इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं हुए थे। छठा उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर विकसित कृषि विकसित भारत @2047, इसका उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने। और उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना के तहत 15 वैज्ञानिकों को सम्मानित भी इसमें किया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस ये जरूरी है। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे नवा हिंद महासागर सम्मेलन ये पोर्ट लुइस में हुआ था मॉरिशस में, और पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉरिशस को एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ देश माना जाता है। ये वहां पे हुआ था पोर्ट लुइस में। भारत की तरफ से गए थे यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर। आगे वन हेल्थ समिट ये 2026 में हुआ था लियोन फ्रांस में। G7 की अध्यक्षता इस साल फ्रांस के पास है, तो वन हेल्थ शिखर सम्मेलन ये हुआ था फ्रांस के लियोन में। ठीक है, एम्स टू इंटीग्रेट ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम हेल्थ इनटू ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज। जब से कोविड आया है वन हेल्थ की बात काफी हो रही है। वन हेल्थ में क्या करते हैं कि मानव की हेल्थ के साथ साथ मतलब कह सकते हैं एनवायरमेंट फैक्टर्स कैसे लिंक्ड हैं और पशुओं का स्वास्थ्य भी कैसे जुड़ा हुआ है हमसे, इस पर बात की जाती है। तो वन हेल्थ में बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन एनिमल इन्वायरमेंटल हेल्थ को लिंक किया जाता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो इनसे जुड़े अप्रोचेस है, जैसे मानव के स्वास्थ्य से जुड़े जो भी स्टडीज़ हैं, एनिमल हेल्थ से जुड़े भी वेटरनरी स्टडीज़ हैं, पर्यावरण को सुरक्षित करने को लेकर जो भी हमारे स्टडीज़ हैं उनको इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे कि सारी समस्याएं हल हो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वन हेल्थ। वन हेल्थ की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने भी नेशनल वन हेल्थ मिशन की यहाँ पर बात की थी कि भारत भी इस चीज़ को समझता है वन हेल्थ की अवधारणा को, इस वजह से नेशनल वन हेल्थ मिशन ये चलाया जा रहा है।
और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ ये कहाँ पे है? नागपुर में है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है मेला महोत्सव, तो चपचारकूट फेस्टिवल ये मिजोरम में होता है। चपचारकूट ये पारंपरिक बसंत त्योहार है, मार्च माह में मनाया जाता है मिजोरम में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल ये इम्फाल में हुआ था, मणिपुर में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल इम्फाल मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। सरहुल महोत्सव, सरहुल मनाया जाता है ये झारखंड में। सरहुल महोत्सव मनाया जाता है झारखंड में। पंचुडोला मिलाना महोत्सव ये होता है ओडिशा में। श्री कृष्ण और राधा की पूजा इसमें की जाती है। पंचुडोला मिलाना महोत्सव ये होता है ओडिशा में। आगे खुरबानी उत्सव ये लद्दाख में होता है। खुरबानी फेस्टिवल रेगिस्तान में वसंत के आगमन का प्रतीक होता है। खुरबानी फेस्टिवल फेस्टिवल एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म बाय हाईलाइटिंग लद्दाख्स रिच कल्चरल एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। खुबानी या एप्रिकॉट फेस्टिवल, खुरबानी मैंने बोला, खुबानी फेस्टिवल है ये, ठीक है, खुबानी फेस्टिवल। उन्नत कृषि मेला महोत्सव ये रायसेन में हुआ था, मध्य प्रदेश में। कृषि मेला महोत्सव या उन्नत कृषि मेला ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में मनाया था। रोंगाली बिहू फेस्टिवल ये असम में होता है। असमिया नववर्ष का प्रतीक है रोंगाली बिहू। पोलिया बोईशाख उत्सव ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली ये न्यू दिल्ली में हुआ था और नंदमुरी बालकृष्णन को 5 दशकों में उनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में। आ जाएंगे रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में 40th एनुअल फोर्ब्स लिस्ट बिलियनियर्स की आई थी फोर्ब्स के द्वारा। इसमें टॉप पर इलॉन मस्क निश्चित तौर पर। भारत की अगर बात करें तो ग्लोबली मुकेश अंबानी टॉप पर, और मतलब कह सकते हैं इंडिया में डोमेस्टिकली टॉप पर, ग्लोबली 21 नंबर पर और गौतम अडानी 31वें पर। इतना ध्यान रखना काफी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा फिनलैंड यहाँ पे टॉप पर था, आइसलैंड सेकंड पर, थर्ड पर डेनमार्क, कोस्टारिका फोर्थ पर और स्वीडन फिफ्थ पर। इंडिया की रैंक इस बार है 116वीं रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। भारत का स्थान 2024 में था 118वां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें 6 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है, पर कैपिटा जीडीपी, सोशल सपोर्ट, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, परसेप्शन ऑफ करप्शन एंड जेनरोसिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये अप्रैल मंथ का आया था, आईएमएफ का। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन जारी करता है? आईएमएफ, ये तो याद रखना है ही। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करता है आईएमएफ। और पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि भारत ने यहाँ पर पिछड़ने का काम किया। भारत लगातार जो है अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाता जा रहा था, लेकिन भारत अब 6th नंबर पर आ गया है। इंडिया अब आ गया 6th नंबर पर। टॉप पर अमेरिका है, चाइना सेकंड पर, जर्मनी थर्ड पर, जापान फोर्थ पर, यूके फिफ्थ पर। भारत की जीडीपी अब आ गई है 6th नंबर पर, ठीक है। हालांकि ये ध्यान रखना है कि भारत की जीडीपी जो है जीडीपी ग्रोथ नहीं कम हुई है। भारत का ये जो जीडीपी का साइज ये कम हुआ है बेसिकली डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में जो गिरावट दर्ज हो रही है उसकी वजह से ये जीडीपी की गणना में उथल पुथल हुआ है। इंडिया की ग्रोथ अभी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे लिखा है कि वास्तविक विकास दर के मामले में भारत अभी भी 6.5% से 7.6% की वृद्धि कर रहा है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति के आधार पर देखा जाए तो भारत अभी भी जो है विश्व में 3रे स्थान पर है पीपीपी के मामले में, परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में। ग्रोथ इन द न्यू इकोनॉमी टुवर्ड्स ब्लूप्रिंट ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। खाली रिपोर्ट और शीर्षक की ध्यान रखना काफी है। पंजाब का फर्स्ट कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है, 3 महीने में पूरा होगा। बिहार करा चुका है, आंध्र प्रदेश जो है ये कराने वाला है और पंजाब भी अब कराएगा कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक सर्वे। स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स रिपोर्ट ये आई थी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन की तरफ से और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल की तरफ से रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया है भारत में चमगादड़ों की 135 प्रजातियां पाई जाती हैं और जिसमें से 16 नेटिव स्पीशीज हैं चमगादड़ों की। और बात करें अगर हम तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो है विविधता चमगादड़ों की पाई जाती है, 68 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है बैट्स यानी चमगादड़ों के बारे में। सौर ऊर्जा पर ये रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। भारत की सौर ऊर्जा पर ये रिपोर्ट आई थी, हाउ इंडिया इज फोर्जिंग अ न्यू पाथ इन इलेक्ट्रिक एज। भारत किस तरीके से इलेक्ट्रिक एज में जा रहा है, इस पर ये विमर्श आया था जो है किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो भारत में कह रहे हैं कि 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं
ठीक है। और जो है चौपहिया वाहन यानी कि कारें भी इलेक्ट्रिक वाली काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। भारत में सड़क परिवहन में तेल की मांग चाइना से अभी भी कम है, ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में अपनी कुल इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 9% जो है सौर ऊर्जा से बनाता है। ये आंकड़ा जरूरी है, ये मेंशन किया जा सकता है। 2026 के लिए विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची आई थी टाइम मैगजीन के द्वारा। इसमें वर्ल्ड लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक दिग्गज, पॉइनियर्स, टाइटन्स, आइकन्स और जो एथलीट्स, कलाकारों को शामिल किया गया था। तो लीडर्स की श्रेणी में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू, पोप लियो 14th, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, इन सबको शामिल किया गया। बालिन शाह को भी शामिल किया गया, नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री को। जापान की पहली प्रधानमंत्री सनाए तकाइची को भी शामिल किया गया। कला और मनोरंजन की श्रेणी में विक्टोरिया बेकहम, ब्लैक पिंक की जेनी, रॉल्फ लॉरेन, ये सब हस्तियां शामिल की गई थी। सूची में आइकन की श्रेणी में अमेरिका की एलिसा लुई सबसे कम उम्र की प्रभावशाली युवा रही। भारतीय और भारतीय मूल की हस्तियों में रणबीर कपूर, सुंदर पिचाई, विकास खन्ना, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी, इन सबको शामिल किया गया था। ये ध्यान रख सकते हैं। ऐप्स पोर्टल्स की अगर बात करें तो आईसीपी ऐप कोस्टा रिका ने जारी किया था, ठीक है। आईसीपी ऐप ये ज़्यादा जरूरी वैसे नहीं रहेगा। भारतीय ऐप के बारे में देखें तो निवेश मित्र 3.0 ये उत्तर प्रदेश ने ये लाया है। निवेश मित्र के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि क्यों लाया जाता है, तो निवेश मित्र का मेन उद्देश्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करना। 530 सर्विसेज को जो 40 डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के प्रदान करते हैं, 200 प्रोसेसेस को पूरी तरीके से ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में लाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सारी पेपर वर्क उसके ऑनलाइन माध्यम से हो जाए। इसके बाद प्रिज्म एसजी पोर्टल, प्रिज्म एसजी पोर्टल ये हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है। मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जारी किया था, ठीक है। ये पोर्टल डेवलप किया है टू डिजिटाइज की अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ आरओबीज। गृह सुगम पोर्टल ये राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी लाया है, तो ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं रहेगा। एआई चैटबॉट विधान साथी, विधान साथी ये दिल्ली के स्पीकर ने जारी किया है। विधान साथी प्लेटफॉर्म ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को हेल्प करेगा। आगे एआई चैटबॉट प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह जो उत्तराखंड के राज्यपाल इन्होंने जारी किया था। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। ये यूके पीएससी करंट अफेयर के लिए जरूरी है, हो सकता है। इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड, सेंट्रलाइज डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड ये कौन लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इतना काफ़ी है, याद रखना। आगे एआई असिस्टेंट कर साथी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाया है कर साथी इनिशिएटिव, आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। प्रक्रिया आसान होती रहे चाहे जितना आप इसमें ले आएँ। कर साथी इनिशिएटिव। एआई टूल अभय आया, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टूल है क्योंकि लगातार डिजिटल अरेस्ट वाली जो साइबर फ्रॉड वाली चीज़ें हो रही हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि सीबीआई से मैं हूँ, आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है या फिर जो है आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, ये है वो है। तो फेक नोटिस या फ्रॉड के जो मैसेजेस आते हैं कि फला कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं सीबीआई से हूँ, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि वाकई, कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा होता है कि वाकई पुलिस थाने से फ़ोन आता है और हम लोग जो है ज़बरदस्ती उसको काट देते हैं कि तू फ्रॉड है। तो ये वेरीफाई करने का एक टूल बनाया है अभय। इसमें ये है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई सीबीआई से आपको कोई फ़ोन कर रहा है या फिर जो है कोई फर्जी ऑफिसर बन करके आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। तो सीबीआई की नोटिस असली है या नकली, ये पता लगाने के लिए एआई टूल अभय का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीबीआई ने बनाया है अभय। अब आ जाएंगे हम लोग जो है एमसीक्यू सेक्शन पर। एमसीक्यू सेक्शन में पहला स्टेटमेंट है, तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना कर्मचारी की जवाबदेही और माता पिता के भरण पोषण की निगरानी विधेयक को पारित किया था। अब उसमें कुछ प्रोविजन बनाए हैं कि कोई भी ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, एमएलए एमएलसीज को भी इसमें शामिल किया गया है जो अपने माता पिता की देखरेख नहीं करते हैं और उनके माता पिता अगर शिकायत कर देते हैं तो उनकी जो भी सैलरी है उसका 15% या फिर अधिकतम 10,000 रुपये डिडक्ट करके उनके माता पिता को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अनूठा विधेयक तेलंगाना की सरकार लाई थी, ये सही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मिनरल कंसेशन रूल्स यहाँ पर नोटिफाई करती हैं, ये सही। इसके बाद रिसर्चर्स जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, उन्होंने 3 स्पीशी यहाँ पे खोजी हैं नए निमेटोड्स के तमिलनाडु के पास अप्रैल 2026 में। स्पीशी खोजी गई थी लेकिन इनकी संख्या 3 नहीं है, 2 यहाँ पे खोजी गई थी। बीपीएससी एईडीओ में इसमें सवाल भी आया था, ठीक है। एक प्रजाति के नाम भारतीय जूलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया था, धरती
के नाम पर, धृति बनर्जी के नाम पर, जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी थी ZSI की, उनके नाम पर एक निमेटोड स्पीसीज का नाम रखा गया था। एक का नाम रखा गया कोरोनोनीमा धृताई और एपाकैंथियन इंडिका। इन दो निमेटोड स्पीसी का नाम रखा गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली, ए सही है इसमें, ए। आगे प्रश्न है कि 8 अप्रैल 2026 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने महत्वपूर्ण निकायों के लिए निर्विरोध चुना गया था? 4 बॉडीज के लिए इंडिया का इलेक्शन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इकोसॉक में, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 4 बॉडीज में इंडिया को रिलेक्ट किया गया था। प्रीति सरन जो है कमिटी ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स में दोबारा ये जो है रीइलेक्ट हुई है 2027 से 30 तक के लिए। आगे बढ़ेंगे। 10 अप्रैल 2026 को निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में देवनागरी और फारसी दोनों ही स्क्रिप्ट में भारत के संविधान के सिंधी वर्जन को रिलीज किया? सिंधी वर्जन को रिलीज किया था वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी ने। डी यहाँ पे सही है, डी। अगला क्वेश्चन, 15 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस शहर में टाटा मोटर्स प्लांट के 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई थी? लखनऊ में। लखनऊ में प्लांट है टाटा मोटर्स का। ठीक है, तो इसमें जो है हरी झंडी दिखाई थी योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में 10 लाखवीं 1 मिलियन इलेक्ट्रिक बस को। ई मोबिलिटी भारत और उत्तर प्रदेश काफी प्रमोट भी कर रहा है, आपको पता है इलेक्ट्रिक कार लेने पर आपको सब्सिडी मिलती है। 14 अप्रैल 2026 को निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 6 लेन के दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया था? दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसको कॉरिडोर की लेंथ है 213 किलोमीटर। दिल्ली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करने वाला है। इस 12 किलोमीटर का एक अंडरपास भी बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, खासकर एलिफेंट के गुजरने के लिए। आगे कंकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बना है। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ये अहमदाबाद में है कंकरिया डिपो। ठीक है, वाटर न्यूट्रल डिपो है। डी यहाँ पे सही है, डी। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, मेघालय ने मेघालय राज्य अधिनियम 2005 को निरस्त करके मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश मंजूर किया है। इसका आशय ये है कि मेघालय की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश के साथ जो है 2 और रहेंगी। खासी और गारो लैंग्वेज जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज अब है मेघालय की, पहले सिर्फ इंग्लिश थी। बिल गेट्स ने टेक्सास के ऑस्टिन में AI चिप निर्माण परियोजना टेराफैब प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। ये टेराफैब प्रोजेक्ट एक्चुअली बिल गेट्स का नहीं है, एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है। तो AI चिप ये बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। एलॉन मस्क ने कहा टेराफैब प्रोजेक्ट के माध्यम से AI चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट ये चलाएंगे ऑस्टिन टेक्सास में, US में। ठीक है, तो एक AI चिप फैक्ट्री ये होगी। AI कंप्यूटर्स के लिए जो चिप लगेगी वो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, आगे भारत ने तंजानिया के दार एस सलाम में स्थित श्री हिंदू मंडल अस्पताल को 2 टन जीवन रक्षक सामग्री भेजी थी। ये सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है, 1 and 3 ओनली। अगर हम तंजानिया को देखें तो तंजानिया यहाँ पर है। तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है। ये कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे दार एस सलाम इसकी कैपिटल है। ये ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट बताना है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन आफ्टर चाइना। ये करेक्ट है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है, सही। आगे ह्यूमनॉइड रोबोट नीला जो साड़ी पहने हुए दिखती है, इसको खड़ा किया था VOC गवर्नमेंट स्कूल में पुडुचेरी असेंबली इलेक्शंस के दौरान। पुडुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सही। आगे है अनंत अंबानी ने वैश्विक वन्यजीव संरक्षण वनतारा ने गुजरात के अहमदाबाद में वनतारा विश्वविद्यालय के शुभारंभ को जो है मंजूर किया था। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो आपको पता है वनतारा प्रोजेक्ट ये है ही नहीं अहमदाबाद में, ये तो जामनगर में, ये है जामनगर में। जामनगर में ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट बताना है, 3 ओनली इनकरेक्ट है। वनतारा यूनिवर्सिटी या वनतारा ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जामनगर में, गुजरात में, अहमदाबाद में नहीं, जामनगर में। ठीक है, इंडिया का फिश प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है पिछले वर्षों से, ध्यान रखिएगा। सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, और ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया का योगदान 8% है, 8%। आगे है 31 मार्च 2026 को भगवान महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस जिले में स्थित कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो कोबा संस्कृति संग्रहालय या कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति म्यूजियम का इनॉग्रेशन हुआ था।
गांधीनगर में, कैपिटल गांधीनगर में ये कोबा तीर्थ है। सम्राट संप्रति, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि संप्रति जो है ये अशोक के ग्रैंडसन थे, ग्रैंडसन ऑफ अशोका। एम्परर संप्राति ये मौर्य वंश से है। हालांकि इसने बौद्ध धर्म नहीं फॉलो किया था, इसने जैनिज्म को प्रमोट किया था। जैनिज्म नॉन वायलेंस को डेडिकेटेड था संप्रति का जीवन, संप्रति। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अहमदाबाद के किस शहर में जो है केन्स टेक्नोलॉजी के केन सेमिकॉन आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन किया। तो ओस्टेट फैसिलिटी ये जो है केन्स सेमिकॉन टेक्नोलॉजीज की इनॉग्रेट की गई थी। कहाँ पे? साणंद में, साणंद में। आपको पता है जितने भी ये सेमीकंडक्टर वाली चीजें गुजरात को ही डेडिकेटेड कर रही सरकार, तो साणंद में लगाया गया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएम पोर्टल से खरीद के मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर रहता है हमेशा जीएम पोर्टल से खरीद के मामले में। वो लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉय भी जीएम से मंगा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। हालांकि आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन लॉन्च किया था। वंदे मातरम फ्रेम्स, क्योंकि 150वीं वर्षगांठ हम लोग वंदे मातरम की सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वीएम फ्रेम्स के माध्यम से आप रील बना सकते हैं वंदे मातरम फ्रेम्स। ये सही। आगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जो है तैयार कर लिया है। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। तो छत्तीसगढ़ भी ये बढ़ रहा है यूजीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के लिए। ये सही। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। बी यहाँ पे सही है, बी। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ध्यान रखिएगा। रंजना प्रकाश देसाई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज है, उनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा यूसीसी का मसौदा बनाने के लिए। यूसीसी पर आपको पता है कि सबसे पहला जो कौन सा स्टेट है पूरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर चुका है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। गुजरात सेकंड पर है। इन लोगों ने बिल वगैरह पारित कर दिया, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। आगे है, अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में किस जिले के कैंपियरगंज रीजन में राज्य के पहले उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी करती है। उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खुलेगा, और ये इंडिया का भी पहला डेडिकेटेड फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है। 50 एकड़ की लैंड पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? गोरखपुर के पास, गोरखपुर के पास बनेगा। बी यहाँ पे सही है, बी। जटायु संरक्षण केंद्र के पास ये भूमि इसकी संरक्षित की गई। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ये होगा गोरखपुर में। आगे है, दिव्या सिंह 28 साल की टीचर हैं। ये किस डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में जो पहली इंडियन वुमेन माउंटेनियर बन गई, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया बाइसिकल यानी साइकिल के माध्यम से। तो पूरे कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर सेकंड इंडिया की, मतलब जो कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन ग्लोबल लेवल पर सेकंड जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर साइकिल के माध्यम से पहुंची है। ये है दिव्या सिंह, ये है गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, गोरखपुर सी। 14 अप्रैल 2026 को निम्नलिखित में से किसने अमरावती में भारत की पहली ओपन एक्सेस अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किया था? तो हमने आपको बताया कि इंडिया फर्स्ट ओपन एक्सेस अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी ये जो है ये खोली गई है। इनॉग्रेट किया था एन चंद्रबाबू नायडू, सीएम जी ने, एन चंद्रबाबू नायडू जी ने। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत जैसे बताया जा रहा है कि इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन का जो टाइम पीरियड है वो है 2023 से 31 तक, ध्यान रखिएगा। डी यहाँ पे सही है, डी। आगे है, मार्च 2026 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिया है? पीएम कुसुम स्कीम के बेनिफिट्स को बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2027 तक। ये यहाँ पे सही है। 2019 में लॉन्च किया गया था पीएम कुसुम स्कीम को। इसका उद्देश्य था सोलर एनर्जी प्रमोट करना, एग्रीकल्चरल सेक्टर में पावर जनरेशन को प्रमोट करना। सोलर पंप बेसिकली किसानों को दिए जाते थे, और कुल मिलाकर उनका जो डिपेंडेंस है केरोसिन डीजल पर, उसको जो है कह सकते हैं निगेट करना। ए यहाँ पे सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड जो है इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है अपने एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये सही कथन है। सेकंड, त्रिशक्ति कोर जो है इंडियन एयरफोर्स की, इसने रेडियो सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया ईस्ट सिक्किम में। ये इंडियन आर्मी का है, ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, एयरफोर्सेस ने नहीं। ये रेडियो स्टेशन कनेक्टिविटी के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ
लद्दाख विनय कुमार सक्सेना जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का, इंदुस रिवर के किनारे लेह में। ये सही। इसमें गलत कथन है ओनली टू यहाँ पे गलत कथन है, बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कोर ने लॉन्च किया था रेडियो सिक्किम सुंदरी। पेट्रोग्लिफ ये प्री हिस्टोरिक इमेजेस, सिंबल्स या कार्विंग होते हैं जो कि किसी पत्थर पर हमको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे। 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किया गया था? तो इस तरीके से रामसर साइट इंडिया की 99 हो गई थी और 12 रामसर साइट अब उत्तर प्रदेश में ये हो गई थी। 12वीं रामसर साइट ये उत्तर प्रदेश की थी। अलीगढ़ की शेखा झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शेखा झील बर्ड सेंचुरी माफ कीजिएगा, इसको रामसर साइट ऑफिशियली अब घोषित कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट हो गई हैं 12। अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट रैंक किया गया था फॉर कंडक्टिंग अवेयरनेस एक्टिविटीज अंडर 8th नेशनल पोषण पखवाड़ा कैंपेन? पोषण पखवाड़ा के लिए जो है किसे यहाँ पर फर्स्ट रैंक यहाँ पर मिली थी अवेयरनेस एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए? अहिल्यानगर को। जागरूकता गतिविधियों के संचालन देश में प्रथम स्थान मिला था अहिल्यानगर जिला महाराष्ट्र को, मतलब अहिल्यानगर जिला महाराष्ट्र में। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला है कि BCG वैक्सीन इंडिया ने भेजी है 13 टन किसको? अफगानिस्तान को, बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए। सही। UAE ने लॉन्च किया था वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क एंड इकोसिस्टम। ये सही। आगे, भारत ने सार्क संरचना के तहत भूटान के लिए 30 अरब की मुद्रा स्वैप सुविधा को स्वीकृति दी थी। ये रॉन्ग है, मालदीव को दिया है ये। ठीक है, 30 बिलियन ये भूटान ने मालदीव को अप्रूव किया है करेंसी स्वैप फैसिलिटी के अंतर्गत। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सही 1 and 2 ओनली ए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। 11 ईयर्स। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ये कैटेगरीज अब होती हैं। पहले शुरू में 3 थी, अब तरुण प्लस हो गई, जिसने तरुण लोन चुका दिया है पहले सक्सेसफुली, उसको तरुण प्लस लोन मिल जाता है, जिसकी लिमिट 10 लाख रुपए से ज़्यादा और 20 लाख के बीच है। मैक्सिमम लोन जो है तरुण प्लस के अंतर्गत मिलता है 20 लाख। पहले 10 लाख की इसमें लिमिट हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से कितने प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों को निर्दिष्ट भंडार या फिर डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी के रूप में मान्यता दी है? तो मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ऐसे जो है 2 हैं जिनको डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी की मान्यता दी गई है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत। ये CMLRE भावसागर रेफरल सेंटर जो कोची केरला में है इसको मिला है, और आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे का जो कह सकते हैं माइक्रोबियल कलेक्शन एंड नेशनल फंगल कल्चर कलेक्शन फैसिलिटी जो है आगरकर पुणे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इसको डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी चुना गया है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे 20 सही है। आगे प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अलाउ कर दिया था एक केस की सुनवाई करते समय 15 साल की लड़की को मेडिकली अपनी 31 वीक या 7 मंथ की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउ कर दिया था। ठीक है, जबकि MTP एक्ट में लिमिट 24 हफ्ते तक ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया कि जो है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रिकग्नाइज किया आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा ही है, 7 मंथ की प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करना ये अलाउ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जर्मन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, अबॉलिश कर दिया रिक्वायरमेंट ऑफ एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा फॉर इंडियन सिटीजन्स। ये गलत है। फ्रांसीसी सरकार ने अभी ये अनिवार्यता हटा दी है कि इंडियंस को एक कह सकते हैं एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा। अब वो बिना एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा के भी फ्रांस से होकर के यात्रा कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो डेफिनेशन है उसको अब इस तरीके से कर दिया है कि उसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है। ये सही। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे हो जाएंगे 1 and 3 ओनली। सी सही। आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका सोर्स जो है वो बायोफ्यूल होता है। ठीक है, बायोफ्यूल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ये बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में बी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की जो बेंच है उन्होंने कहा था कि किसी भी गर्ल को प्रेगनेंसी आगे बढ़ाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से वायलेशन होगा, और किसी भी वुमेन की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जो है उसको अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत।
फ्रेंच गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा इंडियन सिटीजन्स के लिए इसकी अनिवार्यता आप खत्म कर दी है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे है इनमें से किसने इनॉग्रेट किया था? बजाज इंजीनियरिंग स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर को यूपीईएस यूनिवर्सिटी देहरादून में, यूपीईएस यूनिवर्सिटी देहरादून में बजाज इंजीनियरिंग स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर को उत्तराखंड के गवर्नर ने जो है इनॉग्रेट किया था, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। इनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन डे कब बनाया गया था? एआई फॉर गुड गवर्नेंस के टॉपिक के साथ ये बनाया गया था। वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे लेक्चर भी दिया था। 72वां दिवस मनाया गया था, 72वां। आगे है अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था? स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई गई है सीटल में। ठीक है, सीटल में, सी यहाँ पे सही। शिकागो जरूर ऑप्शन में रहेगा तो उससे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। शिकागो में विश्व धर्म संसद को उन्होंने एड्रेस किया था 130 साल पहले, लेकिन वो अलग बात है। उनकी स्टैचू को सीटल में लगाया गया है और फर्स्ट ऐसा म्यूनिसिपल बॉडी बना है जिसने स्वामी विवेकानंद की लाइफ साइज स्टैचू लगाई है। आगे है कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? अबॉर्शन इन इंडिया इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ क्वालिफाइड लीगल राइट गवर्न्ड बाय एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। बाद में इसमें अमेंडमेंट भी हुए थे, तो ये सही है। अबॉर्शन कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ना समझा जाए कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना कोई फंडामेंटल राइट है, ये अभी भी एक लीगल राइट है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी हालांकि एक कह सकते हैं फंडामेंटल राइट हो सकता है। एमटीपी एक्ट में जो है ये प्रावधान किया गया था 20 हफ्ते का, 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करने का प्रावधान था। फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया था अमेंडमेंट करके, 24 हफ्ते मैक्सिमम कर दिया गया था। लेकिन अब तो 31 हफ्ते की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मूले नोटिफाई किया इंडिया फर्स्ट मेजर चिप फैब्रिकेशन प्लांट को, जो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे सेटअप किया रहेगा? धोलेरा गुजरात में, धोलेरा गुजरात में, ये सही। आगे है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिलीज किया कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप इन न्यू दिल्ली टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर के 75 वर्ष पूरे होने पर पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया था। हमारे जो कह सकते हैं डाक से संबंधित मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, अश्विनी वैष्णव नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर सही हो जाएगा ओनली 3 इनकरेक्ट, ओनली 3। सहारनपुर के पोस्टल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 75वीं वर्षगांठ को मनाया जरूर गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने यहाँ पर एक कमेमोरेटिव स्टैंप पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया था। ठीक है, प्लेटिनम जुबली पर। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर जो है ये सहारनपुर में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था? इंडिया ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था फरवरी 2026 में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इंडिया ने फॉर्मली इस अलायंस को ज्वाइन किया था, पैक्स सिलिका को। अभी इसमें लेटेस्ट कंट्री जुड़ गया है फिलीपींस। फिलीपींस ने भी पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। 16 अप्रैल 2026 को निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इनेबल्ड जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम्स की स्थापना की घोषणा की थी? तो आईआईटी खड़गपुर में जो है इसकी स्थापना की जाएगी, विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एआई इनेबल्ड जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम्स। ए सही है इसमें, ए। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट के कितने वर्ष जो है ये पूरे हो गए हैं? 40 साल इसके पूरे हो गए। ठीक है, चेरनोबिल नाम से एक HBO की मिनी सीरीज भी आई थी, काफ़ी इफेक्टिव है, आपको देखना चाहिए अगर आप चेरनोबिल के बारे में जानना चाहते हैं। आगे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कमीशन किया इंडिया सेकंड पोर्ट ऑफ रेफ्यूज को मार्च 2026 में, इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी और इमरजेंसी रिस्पांस को मजबूत करने के लिए। तो किया तो सब है, लेकिन ये इंडिया फर्स्ट है। इंडिया फर्स्ट जो है पोर्ट ऑफ रेफ्यूज ये फैसिलिटी खोली गई थी, ना कि सेकेंड। तो फर्स्ट होता तो सही हो जाता। हमारा ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इंडियन रेलवे ने 1506 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक भाग को पूरा कर लिया है। पूरा ये स्ट्रेच होगा कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र लेकर दादरी उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा। इसके पहले खंड को पूरा कर लिया गया है। ठीक है, ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सही। आगे है इंडिया ने कर्मयोगी साधना सप्ताह मनाया था सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डअप के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत इसको बनाया गया था। ये सही, सही। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है करेक्ट, 2 और 3 ओनली करेक्ट हो जाएगा, पहला इनकरेक्ट। 2 और 3 ओनली करेक्ट, बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फर्स्ट पोर्ट ऑफ रेफ्यूज जो इनॉग्रेट किया गया है मार्च 2026 में इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कहाँ से? दीघी पोर्ट जो है वेस्ट कोस्ट में और गोपालपुर पोर्ट जो है ईस्ट कोस्ट में, यहाँ से
मतलब जैसे भारत में 2 लंबी कोस्ट लाइन है, एक जो है ईस्ट साइड है बे ऑफ बंगाल रीजन में, वेस्ट साइड अरेबियन सी में, तो ये 2 पोर्ट ऑपरेट करेंगे। दीघी पोर्ट यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में और गोपालपुर पोर्ट यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में, और ये सेफ हेवन प्रदान करेंगे शिप्स को जो डिस्ट्रेस में है, जहाँ जिनका फ्यूल खत्म हो रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, ऑयल लीकेज है या कोई इमरजेंसी है, आग लग गई है, तो वो यहाँ पे रेफ्यूज ले सकते हैं। किसी भी देश के जहाज यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। तो आपका दीघी पोर्ट ये कहाँ ऑपरेट होता है? ये रायगढ़ महाराष्ट्र में, और ईस्ट कोस्ट में गंजम ओडिशा में गोपालपुर पोर्ट, ये ऑपरेट किए जाएंगे यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं पोर्ट ऑफ रेफ्यूज के फॉर्म में, पोर्ट ऑफ रेफ्यूज। 18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3rd फेज को मार्च 2025 से आगे बढ़ा करके कब तक जो है बने रहने की मंजूरी दे दी है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है मार्च 2028 तक ये अभी चलती रहेगी। सी यहाँ पर सही है, सी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया था दिसंबर 25 सन 2000 में, तब से इसको समय समय पर आगे बढ़ाया गया है। इनमें से किन सिटीज में या फिर युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कितने शहरों में राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किया था? 7 शहरों में किया था। हालांकि नारी शक्ति वंदन विधेयक ही अब जो है अस्तित्व में नहीं है, फेल हो गया है जो है हमारे संसद में, आपको पता है। नारी शक्ति वंदन विधेयक या फिर जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बना था 2023, उस पर आपका जो है ध्यान ले जाना जरूरी है, क्योंकि ये 128वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था और बाकायदा ये पारित हुआ था। कई लोग सोच रहे हैं कि सर पहले तो पारित हो गया तो महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू हो पाया? तो आपको ये डेट्स और टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि नए संसद में इंट्रोड्यूस इसको किया गया था। इसको लोकसभा ने पारित किया 20 सितंबर जो है कह सकते हैं 2023 में, और जो है 21 सितंबर 2023 में राज्यसभा द्वारा इसको पारित किया गया और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एसेंट दिया, ये अधिनियम बन गया। लेकिन इस अधिनियम के प्रावधान और शर्त ये थे कि इसको डेलिमिनेशन के अधीन रखा गया था, कि इसके प्रावधान ऐसे थे कि जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती, ठीक है, तो अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े पब्लिश होने और उसके आधार पर डेलिमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किए जाने की बात कही गई थी। अब क्योंकि हमें पता है कि सेंसस 2011 के बाद हुआ ही नहीं, सेंसस की एक्सरसाइज कोविड की वजह से डिले हुई है, अब सेंसस 2027 में होना है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से सरकार ने प्रयास किया कि 2011 सेंसस के आंकड़ों को लेकर के परिसीमन के आधार बना करके इसको लागू कर देते हैं, ठीक है। तो 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। ये पूर्ण बहुमत मतलब विशेष बहुमत जो 2/3 बहुमत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। आर्टिकल 368 कहता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी या फिर जो 2/3 मेजोरिटी जरूरी है, वो ये विधेयक नहीं जुटा पाया और विधेयक जो है ये फॉल हो गया था या फिर फेल हो गया था, आप कह सकते हैं। 2/3 मेजोरिटी ये विधेयक नहीं जुटा पाया क्योंकि इस बार जो है 3rd टर्म में बीजेपी के पास उतनी सीटें नहीं हैं। इसे प्रस्ताव किए गए थे कि जो है परिसीमन को 2026 की जनगणना से अलग कर दिया जाए और 2011 की जनगणना के आधार पर तुरंत ही परिसीमन शुरू कर दिया जाए। लेकिन अब चूंकि विधेयक ही फेल हो गया तो ये नहीं हो पाया, क्योंकि विशेष बहुमत की शर्त है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप और उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 समर्थन जरूरी है। और लोकसभा में 528 सदस्य उपस्थित थे, 298 वोट पड़े और विपक्ष ने 230 वोट डाले। बिल को पारित होने के लिए यहाँ पर 528 का 2/3 यानी 352 वोट चाहिए थी। 24 वोटों की कमी के कारण विधेयक जो है ये फॉल हो जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। 19 अप्रैल 2026 को भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास ओडिशा के किस शहर के इन्फो वैली में किया गया था? इंडिया फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट जो है इसका फाउंडेशन रखा गया था भुवनेश्वर में। डी सही है, डी। आगे 6 अप्रैल 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में खारिज कर दिया गया था। ये सही, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने मतदान और चुनाव में भागीदारी के अधिकारों की कानूनी स्थिति स्पष्ट की थी और ये कहा था कि राइट टू वोट कोई फंडामेंटल राइट नहीं, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव के बारे में हालांकि कहा गया था। राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई चुनाव होता है, उसको लेकर के सदस्य कुछ चले गए थे कंटेस्टिंग इलेक्शन में, अपने राइट को लेकर के कोर्ट गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भाई हमारा संविधान कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट के दायरे में नहीं मान सकता है और उसमें जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन के प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन
इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। नए रूल जो है ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन रेगुलेशन एक्ट 2025 के जो है ये अप्रूव कर दिए गए हैं अप्रैल 2026 में। तो ऑनलाइन गेमिंग को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा उसके नियम यहाँ पर अधिसूचित कर दिए गए हैं। आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन रेगुलेशन एक्ट ये सितंबर 2025 में आया था। तो यहाँ पर सभी कथन सही हो जाएंगे, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी कथन सही है। डी यहाँ पे सही है, उत्तर हो जाएगा डी। राज्यसभा चेयरपर्सन सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रिजेक्ट कर दिया था इम्पीचमेंट मोशन को। कहा था टेक्निकल ग्राउंड पर इसमें कोई भी प्रूवन मिसकंडक्ट के लिए कोई भी सब्सटेंस नहीं अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव को लेकर जो मुद्दा था उसमें कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट नहीं माना जा सकता आर्टिकल 12 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अप्रैल 2026 में गुजरात का कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बनकर के उभरा है? यह है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट, डी यहाँ पे सही है, मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट की स्पेशलिटी ध्यान रखिएगा, ये भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट और कॉमर्शियल पोर्ट है जो कि ऑपरेट किया जाता है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट एंड कॉमर्शियल पोर्ट ये मुंद्रा पोर्ट ही है और अब लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब भी बन गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मार्च 2026 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की पहली समर्पित हाई स्पीड मालगाड़ी सेवा शुरू की है? तो ये जापान ने शुरू की है, जापान। डी यहाँ पे सही है, जापान, डी। अगला है कौन सा कथन यहाँ पे इनकरेक्ट है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक कंजर्वेशन ऑपरेशन शुरू किया है 13वीं सदी के कोणार्क सन टेम्पल के लिए उड़ीसा में। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसको इसमें से बालू निकाली जा रही है जिससे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जा सके, गिरने से रोका जा सके। ये सही। यूके गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है स्क्रीन टाइम गाइडलाइन 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। स्क्रीन टाइम गाइडलाइन तो जारी की है यूके की सरकार ने, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 7 साल के लिए नहीं है। और ऑनलाइन खतरों से निपटने के लिए इंडोनेशिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम को यहाँ पर बैन कर दिया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये सही। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 2, ओनली सेकंड बी यहाँ पे सही है, केवल 2। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है आपको पता है किंग नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 अप्रैल 2026 को निम्नलिखित में से किस मध्य पूर्वी देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक एक्सेस को बैन करने वाला विधेयक पारित किया था? ये किया था टर्की ने, टर्की। सी यहाँ पर सही है, सी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया वैलिडिटी पीएम ई ड्राइव स्कीम की कब तक? मतलब पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत जो व्हीकल्स को सब्सिडी मिलती है, ठीक है, वो कब तक मिलती रहेगी? ये मिलती रहेगी 31 मार्च 2028 तक, या फिर जब तक कि इनका पीएम ई ड्राइव का फंड नहीं खत्म हो जाता। 31 मार्च 2028 तक ये धन खत्म होने तक ये चलती रहेगी क्योंकि एक फंड बेस्ड स्कीम है। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम का उद्देश्य क्या है? ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना देश भर में, और मतलब कह सकते हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर बसेस ट्रक जो ई व्हीकल्स होंगे उनके परचेज को प्रमोट करना। तो 3 व्हीलर्स को सब्सिडी मार्च 2028 तक मिलेगी, 2 व्हीलर्स को मिलेगी 31 जुलाई 2026 तक। आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए, बाद में सब्सिडी नहीं मिलेगी ई व्हीकल्स पर। 26 अप्रैल को जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इन्होंने तय किया है कि 5 साल का प्रोजेक्ट चलाएंगे ग्रास रूट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए 2 राज्यों में, तमिलनाडु और मेघालय के लिए। तमिलनाडु और मेघालय के लिए ग्रास रूट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट ये पूरा ये चलाएंगे 5 साल के लिए। सही। आगे है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ पॉलिसीज। अब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने ये रिलीज कर दिया ऑपरेशनल गाइडलाइंस 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए। ये सही। आगे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्री क्वालिफाई कर दिया मलेरिया ड्रग को स्पेसिफिकली फॉर न्यूबॉर्न्स एंड यंग इन्फेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कथन भी हो जाएगा सही, उत्तर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। सभी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो मलेरिया के लिए पहला ड्रग जो है इसको फाइनल अप्रूवल नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। ये इसको क्या किया है कि यहाँ पर प्री क्वालिफिकेशन मिला है, यानी कि ये सेफ है, ये तय हो चुका है। ये पहला ऐसा जो कह सकते हैं वैक्सीन होगा या फिर कह सकते हैं दवाई होगी WHO ने जिसको प्री क्वालिफाई कर दिया बच्चों इन्फेंट के लिए। इसको ऑल्टीमेथर ल्यूमफेंट्रिन कहा जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 को क्षमता निर्माण आयोग का कौन सा जो है ये स्थापना दिवस मनाया गया था? फाउंडेशन डे 5th सेलिब्रेट किया गया है
कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का, सी यहाँ पे सही है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को इस समय हेड कर रही है राधा एस चौहान। राधा एस चौहान 1 अप्रैल 2021 को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने आंध्र प्रदेश के जुआल दिने फिशिंग हार्बर में विश्व के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण प्रणाली केंद्र की आधारशिला रखी है, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनॉमस मरीन शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर एट जुवल दिने फिशिंग हार्बर इन आंध्र प्रदेश। ये सही। आगे की राजस्थान कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को। ये रॉन्ग है क्योंकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो ये नोएडा में बन रहा है, उत्तर प्रदेश ने अप्रूव किया है। और गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पारित कर दिया अपने यहाँ पर। ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? 1 and 3 ओनली, 1 and 3। तो उत्तराखंड के बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला सेकंड राज्य बन जाएगा गुजरात। गुजरात जो है ये सेकंड स्टेट बन गया है जिसने यूसीसी को अपना लिया उत्तराखंड के बाद। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनेगा कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में गूगल के, अच्छा ये वाला छोड़ देते हैं, कोई खास नहीं क्वेश्चन। ये वाला देखते हैं हम लोग। कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कपड़ा निर्यात के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु। गुजरात सेकंड पर रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में तमिलनाडु यहाँ पे टॉप पर रहा है। तमिलनाडु ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट बताना है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने फर्स्ट फेज जो है एनसीआर के जेवर एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया। ये रॉन्ग है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया इंडिया नेशनली डिटरमाइंड टारगेट यूएनएफसीसी के लिए 2031 से 35 के बीच जो फॉलो किए जाएंगे। ये सही है। यूएनएफसीसी के लिए नेशनली डिटरमाइंड टारगेट हर कंट्री को रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं, इंडिया ने भी ये कर दिया है। ठीक है। आगे है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने टीवी रेटिंग पॉलिसी 2026 की जारी कर दी है, इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट ओनली 1। इनकरेक्ट ओनली 1, ओनली 1। तो आप देखेंगे इंडिया ने कहा है कि अपनी जीडीपी का जो एमिशन इंटेंसिटी है 2005 के लेवल में तुलना करें तो 2035 तक भारत को 47% तक कम करना चाहता है। 60% जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए भारत का 2035 तक। ये भारत के एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स हैं। ठीक है। हमने से कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो है ये अप्रूवल मिल चुका है कि वो अपने यहाँ पर क्वांटम लर्निंग लेबोरेटरीज सेटअप कर सकते हैं नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत। 23 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये अप्रूवल मिल चुका है और भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो रिवाइज्ड उड़ान स्कीम है, कितने सालों के लिए, जो मतलब कह सकते हैं नई तरीके की उड़ान स्कीम, कब तक के लिए ये कर दिया है। तो 2026-27 से 35-36 तक की चलने वाली है उड़ान स्कीम। ये 10 सालों के लिए रिवाइज्ड उड़े देश का आम नागरिक स्कीम आएगी। डी यहाँ पे सही है, डी। अगला सवाल करेक्ट बताना है इसमें। इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बन चुका है इशूइंग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स अंडर नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल के तहत जो है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत ये बन गया है। 4 अप्रैल 2026 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने तेलंगाना में ATL सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी का शुभारंभ किया था। ये सही। आगे विदेश मंत्रालय के जो सेक्रेटरी पी कुमारम ने इनॉग्रेट किया था सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज एट मगध यूनिवर्सिटी। ये इनॉग्रेट जरूर हुआ था लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेट किया गया था ये सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 2 ओनली, ए। 1 and 2 ओनली, ए सही है, ए। ये सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज पीएम मोदी जी ने बनने के लिए अनाउंस किया था 22वें आसियान इंडिया समिट जो कुआलालंपुर में हुआ था अक्टूबर 2025 में, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में ये बन रहा है। ठीक है, इनॉग्रेट हो चुका है। आगे क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2026 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रधान और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के सहयोग से और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण शीर्षक के साथ एक कंपाइलेशन लॉन्च किया था। तो मतलब कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। सी यहाँ पे सही है, सी।
आगे है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपने ही परिसर में कृष्ण मूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया था? आईआईएम अहमदाबाद ने। आईआईएम अहमदाबाद ने। मार्च 30 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनसीईआरटी को एक ओपन यूनिवर्सिटी के तौर पर नोटिफाई किया है। क्या ये सही है? नहीं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर नोटिफाई किया गया एनसीईआरटी को, ना कि ओपन यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर नोटिफाई किया गया है एनसीईआरटी को। राज्यसभा ने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को पारित कर दिया था 2 अप्रैल को। ये सही। इससे अमरावती आंध्र प्रदेश की परमानेंट कैपिटल बन गई है। उत्तर हो जाएगा ओनली 2। ओनली 2 सी यहाँ पे सही है। सी, आंध्र प्रदेश अमेंडमेंट बिल जो है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 को अमेंड करता है। इसके तहत अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की अब परमानेंट कैपिटल बन गई है। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश की अब सोल कैपिटल है। तेलंगाना से इसका कोई लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी के रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कहाँ पे ध्यान रखिएगा? भोपाल में, शिलोंग में, मैसूर में, अजमेर में, भुवनेश्वर में। Who among the following had inaugurated the BIRAC Bionest Incubation Center at Central Food Technological Research Institute in मैसूर? मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान में बायरैक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ए सही है। ए। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? राजा रवि वर्मा की 130 साल पुरानी यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग ये खरीदी गई थी सैफरन आर्ट लाइव ऑक्शन मुंबई में, 167 करोड़ रुपए में बिकी थी। ये सही। आगे हरियाणा हाईकोर्ट ने बैन कर दिया एआई का उपयोग किसी भी प्रकार का फैसला सुनाते समय, जुडिशियल रीजनिंग में, ड्राफ्टिंग ऑफ ऑर्डर्स में। ये बैन जरूर किया, लेकिन इसको बैन किया गुजरात हाईकोर्ट ने। गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी एआई संबंधित जो है डॉक्यूमेंट को कोट नहीं किया जाएगा किसी भी ऑर्डर लिखते समय या ड्राफ्ट बनाते समय, जजमेंट देते समय। ठीक है। इंडिया ने जो हाईएस्ट एवर एडिशन रिकॉर्ड किया है, मतलब ग्लोबल विंड पावर कैपेसिटी काफी यहाँ पर बढ़ी थी 2025-26 में 6.05 गीगावाट से। ये सही। ये सही। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली 2। गुजरात हाईकोर्ट ने एआई का यूज करना बैन कर दिया है कोर्ट में फैसला सुनाते समय। राजा रवि वर्मा की यशोदा कृष्णा की पेंटिंग जो है ये बेची गई है। ये खरीदी किसने? डॉक्टर साइरस आर पूनावाला ने, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने खरीदी है। आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल 2026 को इंडोनेशियन आइलैंड कौन सा है जहां पर 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था? मुलक्का सी में। तो ये टर्नेट आइलैंड में आया था, इंडोनेशिया के टर्नेट आइलैंड में, मुलक्का सागर के पास ये भूकंप आया था 7.4 मैग्नीट्यूड का। आगे प्रश्न है कि स्टेट ऑफ आर्ट ये कैविटेशन टनल या लार्ज कैविटेशन टनल जो है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापट्टनम में, इसको इनॉग्रेट किसने किया था या फिर इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? ये बनेगी अब राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी ने। सी यहाँ पे सही है। सी। लार्ज कैविटेशन टनल का उपयोग किया जाएगा भारत के नेवल रिसर्च में। इसमें देखा जाएगा कि मतलब यहाँ पे कोई शिप बन रही है, सबमरीन बन रही है, कोई सबमर्ज सिस्टम, उसकी टेस्टिंग में ये लार्ज कैविटेशन टनल हेल्प करेगी। प्रोजेक्ट चेतक जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है, उसका कौन सा रेजिंग डे बनाया गया था? 47वां। 47वां। आगे प्रश्न है कि देवेंद्र फडणवीस ने फाउंडेशन स्टोन रखा है ड्राइवरलेस पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट का कुर्ला से बीकेसी मुंबई के बीच। ये सही। ये पॉट टैक्सी सर्विसेज यहाँ पे चलेगी, ड्राइवरलेस पॉट टैक्सी सर्विस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट विजन 2028 ये रिलीज किया है। ये भी सही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 ये लोकसभा में पास किया गया था 30 मार्च 2026 को, और संसद ने इसको पास किया था 1 अप्रैल 2026 को। कुछ अमेंडमेंट यहाँ पे किए गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। ये सही। आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी सभी कथन यहाँ पे सही है। डी। केरला के किस शहर को जो है चुना गया था फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत? मार्च 2026 में वर्कला को चुना गया था। वर्कला। डी यहाँ पे सही है। इसको चुना गया था यूनियन सेक्रेटरी जनरल की जीरो वेस्ट एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से। तो मतलब विश्व भर से 20 जो है सिटीज को चुना गया है, वर्कला केरला इसमें से एक है। ठीक है, सभी नहीं याद रखने, अदर सिटीज ये हम हटा देंगे, सभी नहीं आपको याद रखने हैं। आगे है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये कहाँ पे लगाया गया है? इनमें से किस रिवर के बैंक पर? ब्यास रिवर किनारे लगाया गया है, ब्यास नदी किनारे पंजाब में लगाया गया है अर्ली वार्निंग सिस्टम।
कौन सा कथन यहाँ पे सही? जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल ये पास किए गए थे लोकसभा में 1 अप्रैल 2026 को, राज्यसभा में 2 अप्रैल 2026 को। ये सही सही। और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बायरैक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में इनॉग्रेट किया। ये सही। और इंडिया ने 1000 मीट्रिक टन के राइस भेजे थे कहाँ पे? नाइजर में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, फूड सिक्योरिटी से लड़ने के लिए। इंडिया ने भेजा जरूर है, लेकिन ये नाइजर को नहीं भेजा है, ये भेजा है अफ्रीकन कंट्री बर्किना फासो को। बर्किना फासो को फूड सिक्योरिटी से लड़ने के लिए ये राइस भारत ने भेजा था। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली, ए यहाँ पे सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। Which of the following state governments has officially declared cancer as a notified disease in the state? तो कैंसर को नोटिफाइड डिसीज घोषित किया है तेलंगाना की सरकार ने। ए यहाँ पे सही है, तेलंगाना की सरकार ने नोटिफाइड डिसीज घोषित किया है। ए। अब बताना है कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया था? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1905 में। इसका कुल मिलाकर के 122वां स्थापना दिवस 2026 में 1 अप्रैल में मनाया गया था। जैसे तेलंगाना ने कैंसर को एक नोटिफाइड डिसीज या नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया, तो इसका मतलब है कि कहीं पर भी किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, लेबोरेटरी हो, पैथोलॉजी हो, जहां पर भी कैंसर केस डिटेक्ट होता है तो 1 महीने के भीतर उसकी सूचना यहाँ पर मैंडेटरी तौर पर देनी पड़ेगी, जहां पर भी डिटेक्ट होगा केस, जिससे उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। यही होता है नोटिफाइबल डिसीज।